एक तलवारबाजों का ऐसा परिवार जो आधी दुनिया पर अकेला राज करता है। द रैन कैंडल फैमिली। ये एक तलवारबाजों की जानी मानी परिवार है जिसके अंदर सभी बच्चे बहुत ही ताकतवर फिजिक के साथ और बहुत ही ज़्यादा टैलेंट के साथ जन्म लेते हैं। और ये सब के सब अपने इतने ज़्यादा ताकत से पूरे दुनिया पर राज करते हैं। कॉम्बैट, कॉन्कर और कंट्रोल, ये तीन शब्द इस परिवार के बारे में सब कुछ बता देता है। और यही वह फैमिली है जिसके अंदर मेरा भी जन्म हुआ था। मैं हूँ जिन रन कैंडल और मैं इस फैमिली का सबसे यंगेस्ट सन हूँ। सिलेक्शन सेरेमनी के अंदर जहाँ पर बच्चे के फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाया जाता है, वहाँ पर मैंने फैमिली हेड के स्वॉट को चुना था और इससे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे चल के फैमिली का हेड बनने वाला हूँ। फिर हम इसके सामने एक आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि वाह, तुमने तो वही चुना है जो कि मैं सोच रहा था कि तुम चुनोगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर ये सोचता है कि मुझे लगा था कि फ्यूचर में मेरा बहुत ज़्यादा इज्जत होगा, मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान होगा, मैं एकदम सक्सेसफुल रहूँगा, लेकिन मेरे पास स्वॉर्डमैनशिप के अंदर जीरो टैलेंट है। यहाँ पर पीछे से कुछ लोग कहते हैं कि है ये तो कुछ मतलब बना ही नहीं सकता। आखिरकार एक रन कैंडल फैमिली का मेंबर स्वॉर्ड को घुमाने में इतना ज़्यादा बेकार कैसे हो सकता है। रन कैंडल्स का सबसे बड़ा शर्म, रन कैंडल्स के ऊपर धब्बा, एक ऐसा आदमी जो रन कैंडल्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा घटिया है, रन कैंडल्स का सबसे बड़ा बेवकूफ़। यहाँ पे दो आदमी जिनके पास आते हैं और एक उजला बाल वाला कहता है कि आखिरकार तुम वो फिर से लकड़ी की तलवार को क्यों भाए जा रहे हो। दूसरा कहता है हटाओ छोड़ो, मेरे ख्याल से ये ऐसे ही किसी तलवार को नहीं भाईने वाला है, अगर वो कोई स्पेशल तलवार ना हो तो। फिर ये कहता है कि अच्छा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हारा वो स्पेशल तलवार कहाँ गया। फिर ये हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, आखिरकार तुम्हारा वो जो बारिश साड़ा था आखिर वो कहाँ गया और तुम यहाँ पर ये लकड़ी की तलवार को क्यों भाज रहे हो। और यहाँ पे जिन का मुंह एकदम खराब हो जाता है, मतलब यार कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती हो रहा है यहाँ पे इसका। ये फिर से कहता है कि हे आखिरकार तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा इतना ताकतवर भाई तुमसे कोई सवाल पूछ रहा है। और उसके बाद ये जिन के पेट पर एक जोर से लात मारता है। इसकी वजह से जिन काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिर जाता है और ये कहता है कि है कितना ही बेकार कमीना है। जिसके बाद जिन वापस से पीछे घूमकर देखता है अपने तलवार की तरफ और वह उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन ये फिर कहता है कि आखिरकार तुम इसको भांजने की ये बेकार की मेहनत क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वह उसके हाथ को अपने पैर से जोर से कूंच देता है और कहता है कि ये तुम्हारा सारा मेहनत आखिरकार बेकार है। और जिन को इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसका एक भाई अपने हाथों में एक किताब ले लेता है और कहता है हा जरा देखो तो ये क्या है, बेसिक स्वॉर्डमैनशिप थ्योरी है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ये स्वॉर्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ लोगे तो क्या तुम ये तलवारबाजी में अच्छे हो जाओगे। फिर उजला बाल वाला कहता है इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे बेकार लोगों को मौका देने में। फिर इसके बाद इसका ये जो लकड़ी का तलवार रहता है वह इसको तोड़ने लगता है और दूसरा वाला इसका जितना भी ये थ्योरी वाला पेपर रहता है सारा फाड़ देता है। जिसके बाद ये आगे बोलता है क्योंकि अगर इन जैसे लोगों को मौका दिया जाए तो ये भूल जाते हैं कि इनकी औकात क्या है, इसलिए इनको थोड़ा उम्मीद मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ों को फाड़ कर नीचे फेंक के उसको अपने लातों से कुचलने लगता है। जिसके बाद जिन कहता है कि तुम लोगों को ये इतना सारा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं था। ये बात सुनकर वो सीधा जिन का सर एकदम जोर से पकड़ लेता है और बाल एकदम खींचने लगता है। जिसके बाद वो कहता है क्या कहा तुमने, हम ये सब कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही, लेकिन फिर आखिर तुम हमसे जवान क्यों लड़ा रहे हो। फिर दूसरा कहता है कि क्या तुम्हारा यही तरीका है, यही तुम्हारे नैनी ने सिखाया है, ऐसा बात किया जाता है। जिसके बाद जिन कहता है कि गिल्ली का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर तुम हमारी बातें नहीं मान रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमें तुमको थोड़ा अच्छे से सिखाना पड़ेगा कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद जिन फिर से कहता है कि मेरे भाई मुझे कितना ही तंग करे, चाहे मेरा जो टैलेंट है वो कितना ही बेकार हो, मुझे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये सोचा था कि मुझे बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँगा तो कभी ना कभी मैं ज़रूर अपने फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ बन जाऊँगा और वो सब लोग भी मुझे जानने लगेंगे। और ऐसे करके मैं रन कैंडल्स का एक भाग बन सकता हूँ। और यही मैं हमेशा से सोचता आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कोई कहता है जिन रन कैंडल, आज के बाद से तुम्हें इस परिवार के अंदर से निकाला जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जिन गेट के बाहर खड़ा हुआ रहता है और इसका फैमिली का गेट इसके लिए अब बंद हो जाता है।
इसके बाद ये एक लंबी सांस लेता है और इसे अपने फैमिली वालों को याद आती है कि वो कहते हैं कि तुमने इतने टाइम तक इतने ज़्यादा मेहनत की है, इसके वजह से हम तुम्हें जान से नहीं मार रहे हैं। और ये कहता है कि ऐसे करके मैं 25 साल की उम्र में अपने परिवार से निकाल दिया गया, जिसके बाद मैं पूरी जगह इधर उधर बस भटकते रहा। और इसी समय के आसपास मैं अपने मास्टर से मिला और तब मुझे पता चला कि मेरे पास भी टैलेंट है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि मेरे लिए मैजिक के लिए टैलेंट है, जो कि हमारे फैमिली के अंदर फॉरबिडन है। इसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जिन कहीं पे खड़ा होकर बहुत सारी किताबों के बारे में पढ़ रहा होता है मैजिक के ऊपर, और वो पढ़ ही रहा होता है कि तभी इसके पीछे कुछ ब्लैक ब्लैक आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ते जाता है कि ये इसको चारों तरफ से घेर लेता है। जिन समझ ही नहीं पाता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, और ये आकर इसको इतना ज़्यादा ऐसे क्यों घेर रहा है। तभी वो देखता है कि वो चीज़ इतना ज़्यादा आ जाता है कि इसके चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन तभी ये महसूस करता है कि इसके पीछे कोई खड़ा है, जिसके बाद ये पीछे घूम के कहता है कि आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद वो जो पीछे रहता है वो बताता है कि मैं हूँ सोल्डरेट, मैं सभी शैडोज का मास्टर हूँ। जिन रन कैंडल, गॉड ऑफ शैडो के हिसाब से मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो ना केवल सिर्फ तुम मेरे ये शैडो पावर को इस्तेमाल कर पाओगे, बल्कि तुम सभी कर्सेस से भी आज़ाद हो जाओगे। तभी सोल्डरेट नोटिस करता है कि जिन के ऊपर सच में एक कर्स है, और वो भी काफ़ी खतरनाक। ये कहता है कि वाह क्या बात है। जिसके बाद ये इसको बताता है कि कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा लग रहा है कि जब तुम छोटे थे उस टाइम पे शायद तुमसे कोई बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लग रहा है किसी ने कर्स का इस्तेमाल करके तुम्हारे टैलेंट को काट दिया है। सोल्डरेट कहता है कि हाँ, और ये एक ऐसा कर्स है जो कि सोल्ड ब्लेडेड इल्यूजन के नाम से जाना जाता है, और ये कर्स स्वॉर्डमैनशिप का जो टैलेंट रहता है उसको दबाता है। ये एक बहुत ही बेकार कर्स है रन कैंडल फैमिली के लोगों के लिए। अच्छा, अब मुझे पता चला, शायद इसी वजह से मैं तुम्हारे पास यहाँ पे खींचा चला आया। चलो, अब इस समय से तुम्हारा कोई भी कर्स कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके बाद ये अपना कुछ मैजिक करता है और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं जो जिन के ऊपर अभी कर्स वाला सारा चेन बना हुआ रहता है वो पूरा का पूरा टूट जाता है। और फिर वो कहता है कि अब बस तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मैजिक स्वर्ड्समैन बनने की देरी है जिन रन कैंडल। अब मुझे तुम्हें देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और जिन अपनी जगह पे बस चुपचाप खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद जिन अपना मुंह खोले कुछ कहने वाला रहता है, फिर वो अपना बात बंद करता है और सीधा एकदम स्पीड में जाकर अपने तलवार को पकड़ता है और लेकर सीधा वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने तलवार को बाहर निकालता है और निकालने के बाद भागना शुरू कर देता है। वो बहुत ज़्यादा तेज में भागता है, इसके वजह से इसके तलवार के अंदर से कुछ ऑरा टाइप का भी निकलने लगता है, और ये कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सोल्डरेट ने कहा था। जब भी मैं अपने तलवार को उठा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं एक नए ही ऊंचाई पे पहुँच जा रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्का है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बिल्कुल वजन ही नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने हाथ को ही भाज रहा हूँ। जिसके बाद ये अपने तलवार को बहुत ही तेज इधर उधर खूब भाजने लगता है और कहता है कि अगर मैं इसके साथ अपना मैजिक भी इस्तेमाल करने लगूँ तो। जिसके बाद ये अपने दूसरे हाथ से मैजिक इस्तेमाल करके अपने तलवार में मिला देता है। फिर हम देखते हैं इसके तलवार में मैजिक भी मिल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखने लगता है। और फिर ये कहता है कि रन कैंडल फैमिली के इतिहास का सबसे बड़ा बेवकूफ़ अब ख़त्म हो चुका है। आखिरकार मुझे मेरे कड़ी मेहनत का फल मिल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कोई इसको तलवार का प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है, और यार देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहीं के नाइट्स हैं। तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जिन का पूरा हालत ख़राब रहता है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा खून निकल रही होती है। ये समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, इतने सारे चिल्लाने की आवाज़ें कहाँ से आ रही है। ये कहता है कि मेरा शरीर पता नहीं किसी रीजन से बहुत ज़्यादा भारी महसूस हो रहा है। फिर इसके बाद इसका हालत और भी ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा खून निकलते जाती है, और ये कहता है मास्टर सोल्डरेट, क्या यहाँ पर कोई है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं सोते सोते यहाँ पे मरने वाला हूँ। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं आखिरकार एक बेकार आदमी हूँ?
क्या मुझे एक मौका भी नहीं मिलेगा अपने मैजिक और सोल्डर से मिले हुए ये पावर को इस्तेमाल करने का? अगर ये सब चीज़ ऐसा ही होना था तो आखिरकार मुझे ये एक दूसरा चांस मिला ही क्यों? जिसके बाद ये अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और जिन का जब आंखें खुलता है तो उसको अपने सामने दो छोटे छोटे हाथ दिखते हैं। वो समझ में नहीं पाता है कि ये इसको क्या दिखे और ये कहाँ पे है, लेकिन तभी वो सामने देखता है कि वहाँ पर तो उसके सारे फैमिली के लोग खड़े हुए हैं। फिर वो समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसको याद है कि ये तो पक्का है कि ये कुछ टाइम पहले ही मर गया था। लेकिन तभी हम फिर से एक लड़की को देखते हैं जो कि कहते हैं कि यंग मास्टर जिन खुश हो जाइए। फिर ये इसको देखकर कहता है कि ये तो गिल्ली है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। फिर वो सामने देखता है तो वहाँ पे उसको एक तलवार दिखता है। वो कहता है कि ये तलवार तो ये बारी साडा है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि अभी के टाइम पे एक छोटा बच्चा के रूप में रहता है। मतलब यार ये अपने पास्ट में वापस आ चुका है। ये सामने देखता है कि ये तो अभी के टाइम पे सिलेक्शन सेरेमनी चल रहा है। जिसके बाद ये धीरे धीरे करके अपने चारों मतलब यार हाथ पे और पैर पे सामने जाने लगता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ जब मैं 1 साल का बच्चा था। फिर ये अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि मैंने इस तलवार को अपने पिछले जिंदगी के अंदर गलती से पकड़ लिया था, लेकिन इस बार। और फिर वो जाके उस तलवार को छू देता है। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए रहते हैं वो उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वाह, यंग मास्टर ने तो फैमिली हेड के तलवार को चुना हुआ है। जिसके बाद ये फिर से कहता है कि इस जिंदगी में मैं अपना फैसला खुद करूंगा। यहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनको विश्वास नहीं होता है कि जिन ने फैमिली हेड का स्वॉर्ड चुन लिया है, लेकिन कुछ लोग इसके लिए खुश भी होते हैं। फिर हम यहाँ पे मेन फैमिली हेड को देखते हैं जो कि बोलता है कि यंगेस्ट ने बारी साडा को चुना है। अब यहाँ पे सिलेक्शन सेरेमनी यहीं पे खत्म होता है। जिसके बाद हम जिनको देखते हैं वो अभी भी वही बारी साडा वाला स्वॉर्ड को अभी भी वो पकड़े हुआ रहता है। फिर इसके बाद फैमिली हेड कहता है कि अब इसको स्टॉर्म कैसल के अंदर भेज दो। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम ये स्टॉर्म कैसल को देखते हैं 6 साल बाद का सीन, जहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्म रहता है। इसके बाद हम किसी के हाथ को देखते हैं जो कि ऊपर से एक बुक निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से नहीं निकाल पाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि जिन रहता है जो कि कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ। जिसके बाद उस साइड से जाकर एक चेयर लेकर आता है और मन में सोचता है कि मुझे ये स्टॉर्म कैसल में आए हुए 10 साल हो चुके हैं और फैमिली रूल के हिसाब से मुझे यहाँ पर 10 साल की उम्र तक रहना होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी 3 साल और बचे हुए हैं। जिसके बाद वो फाइनली ऊपर वाले बुक को निकाल लेता है और निकाल कर फिर वो मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। तभी उसको बगल से किसी की बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखता है, सोचता है कौन चिल्ला रहा होगा, तो वो जाके देखता है यहाँ पर एक मेड रहती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती है। ये उससे पूछता है कि क्या बात हो गई, तो ये कहती है यंग मास्टर यहाँ पर एक चिड़िया मरी हुई है। उस चिड़िया को देखकर जिन सोचता है कि इस स्टॉर्म कैसल के अंदर बस वही है जो ये काम को कर सकते हैं। और वो इतना ही सोचता है कि पीछे से किन्हीं की आवाज़ आती है। तभी मेड भी पीछे घूम के देखती है कौन है, तो वो लोग देखते हैं यहाँ पे 2 बच्चे रहते हैं, जिसमें से एक कहता है कि वो बेचारी चिड़िया, और ये बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। फिर इसमें से एक कहता है कि बहुत ही बुरी बात है कि मेड ने इसको पहले ढूंढ लिया। मतलब यार इनका प्लान था कि जीन आकर अगर उस चिड़िया को देखेगा तो बहुत ज़्यादा डर जाएगा और ये मजा लेंगे। फिर हमें पता चलता है कि ये जो लड़का है इसका नाम है डेटोना रन कैंडल और ये अभी 9 साल का है और ये 13 रन कैंडल्स में से 11th सन है। जिसके बाद हम फिर दूसरे भाई को देखते हैं जो ये कहता है कि हाँ सही कहा, हमने तो यहाँ पर रखा था ताकि ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता। इसका नाम होता है हेटोना रन कैंडल और ये भी अभी 9 साल का है और ये 30 रन कैंडल्स में से 12th सन है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि बताओ तुम्हें हमारा ये गिफ्ट कैसा लगा, कहीं इसे देखकर तुम्हारे आंसू तो नहीं आ गए। और बहुत ज़्यादा ये इसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। जिन उनके बातों पे ध्यान नहीं देता और बस वो चुपचाप उस चिड़िया को ही देखते रहता है और मन में सोचता है कि ये दोनों जब फ्लैग बेरर्स बन जाएंगे बड़े होकर तब ये लोग बहुत ही बेकार मर्डरर्स भी बन जाएंगे। ये बच्चे अभी बस 9 साल के ही हुए हैं और इन्होंने एक बेचारी चिड़िया को मार डाला बस मुझे डराने के लिए। और फिर उसके बाद ये दोनों अभी भी काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते, इसका मजाक उड़ाते हुए एक कहता है कि अब तुम सच में यहाँ पे रो मत देना वरना ये बहुत ही बेकार लगेगा।
लेकिन जिन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है और इनकी बातों को इग्नोर करता है। फिर उजला बाल वाला बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे नसीब में पेट्रियार्क बनना लिखा हुआ है, इसकी वजह से तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो। फिर दूसरा कहता है कि हाँ हाँ जरा बताओ तो तुम्हारा वो जो बारिशाड़ा था आखिर तुमने उसको कहाँ पे छोड़ दिया। फिर इसके बाद ये एक थोड़ा सा मतलब कुछ बोलने वाला रहता है धीरे से, तभी इसके बाद ये जो उजला बाल वाला रहता है फिर कहता है क्या क्या कहा तुमने, मैंने कुछ सुना नहीं। और वो अभी मस्त मजा ले रहा होता है, तभी उसके बाद वो जाकर जिन के कंधों पे हाथ रखता है और जाता है उसको सीधा मारने के लिए और कहता है कि तुम इतने ज़्यादा चुप हो, मैं तुम्हें कुछ भी सुन नहीं सकता। और फिर वो इससे पहले कि उसको मार पाता तभी जिन उसको एक हाथ से उसका पंच कर रोक लेता है और कहता है मैंने कहा। जिसके बाद हम देख सकते हैं ये जो उजला वाला जो भी यार रंग कैंडल है इसका एकदम मुंह पूरा का पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि इसके सामने जिन काफ़ी ज़्यादा इसको धमकाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो। और फिर उसके पास वो जो शैडो एनर्जी मिला था इसको वो उसके हाथों से निकलने लगता है। इसके बाद जिन उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और भाई सच कर रहा हूँ यार बहुत ही जोर की पड़ी है इसको। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो इतना ही बोलता है कि एक बार फिर से जिन इसको एक और मुक्का मारता है, जिसके बाद फिर मारता है और उसको मारते ही जाता है और कहता है कि मैंने अब तक तुम लोगों को बहुत ही झेल लिया है लेकिन अब मुझसे और सहा नहीं जाता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से उसके पेट पर मुक्का मारता है काफ़ी जोर से। फिर इसके बाद ये कहता है कि आज के बाद से जितना हो सके तुम लोग उतना मेरे नज़रों से दूर रहना। फिर हम देखते हैं पीछे से कोई आदमी आता है और कहता है कि यंग मास्टर आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जिनके हाथों में जो उसका शैडो एनर्जी रहता है वह उसको अपने हाथों से हटा देता है। और फिर उसके बाद वो आदमी पूछता है कि यंग मास्टर जिन आखिरकार यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और ये दोनों यहाँ पे ज़मीन पे पड़े हुए रहते हैं। फिर उसके बाद जिन उसको बताता है कि ये दोनों आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। ये समझ में नहीं पाता और कहता है क्या, तो ये कहता है कि क्या तुमने मुझे सुना नहीं, मैंने कहा। ये दोनों अचानक से ही अपने आप ही लड़ाई करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद दोनों नीचे गिर गए। ये आदमी सोचता है कि जैसा कि उम्मीद है रन कैंडल से ये बस अभी बच्चे हैं लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा भयंकर है। और फिर ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया यंग मास्टर, अब मैं इनको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। लेकिन जिन उनको रोक देता है और कहता है नहीं खान, इनको कहीं पे भी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग कहीं बाहर जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है और वो वहाँ पर जाकर जो मरी हुई चिड़िया रहती थी उसको दफना देता है। फिर दफनाने के बाद हम देखते हैं कि ये इन दोनों को उसी के कब्र के बगल में ही यहाँ पर छोड़ देता है, वो भी बारिश के अंदर ही। जिसके बाद वो खान पूछता है कि यंग मास्टर जिन क्या आप इनको यहीं पे छोड़ने वाले हो, क्योंकि ये तूफान और भी ज़्यादा अब तेज होने वाला है। फिर जिन कहता है कि इनको, और तब इसको याद आता है कि कैसे ये लोग इस चिड़िया को मारकर मस्त मजा ले रहे होते हैं। फिर इसके बाद ये कहता है कि इनको ये बात जानने की ज़रूरत है कि आखिर इसने क्या किया है। और यार भाई ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। जिसके बाद ये कहता है कि ठीक है जैसा आप कहें यंग मास्टर। और उसके बाद जिन इन लोगों को यहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। पीछे से खान चुपचाप पहले तो इसको थोड़ी देर के लिए देखता ही रह जाता है और मन में सोचता है कि इसका वो फोर्स वो जरूर पक्का है कि कोई और नहीं था, कहीं ये कोई माना तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ये बस भाइयों के बीच की लड़ाई की बात ही अब नहीं रह गई है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर पेट्रियार्क के पास इन सभी चीज़ों की रिपोर्ट करनी होगी। जिसके बाद ये बगल में एक सर्वेंट को कहता है, तो फिर वो पूछता है सर्वेंट क्या बात है। जिसके बाद ये उसको बोलता है कि जाओ और मेरे लिए एक घोड़ा लेकर आओ। इधर से जिन उसको देख रहा होता है घोड़ा से वो कहीं जाने वाला है। फिर उसके बाद जिन मन में सोचता है कि मुझे पता है ये जरूर फादर के पास जा रहा होगा इन सभी बातों को रिपोर्ट करने के लिए। भले ही जो खान है वो हमारा गार्डियन नाइट है लेकिन फिर भी ये हमारे ऊपर नज़र भी रखे हुए है, क्योंकि इसकी आंखों में ऐसा लग रहा होगा कि इसका ये जो शैडो एनर्जी है ये कोई मैजिक टाइप का ऐसा कुछ है, इसलिए ये बस इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मेरा ये जो शैडो एनर्जी है ये प्रूफ है सोल्डेट के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, और इस पावर की वजह से मुझे पता चलता है कि इस जिंदगी के अंदर भी मेरा जो सोल्डेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक वैलिड है। रन कैंडल फैमिली का सबसे बड़ा बेवकूफ़ जिन रन कैंडल अब इस दुनिया में नहीं है। आज के बाद से इस ज़िंदगी में सब कुछ अलग होगा मेरे पिछली ज़िंदगी के मुकाबले। अब बस एक ही चीज़ बचा हुआ है जो कि है फादर से मिलना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम खान को देखते हैं जो कि आकर पेट्रियार्क को सारी बातों की रिपोर्ट कर देता है। जिसके बाद ये कहता है कि अच्छा यंगेस्ट ने टोना ट्विंस को हरा दिया। जिसके बाद ये कहता है खान सभी फ्लैग बेरर्स को असेंबल करो, मुझे जाकर यंगेस्ट से मिलना होगा।
जिसके बाद हम देखते हैं एक आदमी आता है और कहता है कि सभी के सभी 7 फ्लैग बेयरर्स उसके अलावा 200 नाइट्स असेंबल हो चुके हैं। फिर पेट्रिया कहता है चलो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट फ्लैग बेरर को, जो कि एक लड़की होती है, और फिर हम दूसरे को देखते हैं, ये एक लड़का होता है, और फिर हम तीसरे और चौथे को देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 5वें, 6ठे और 7वें भी होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीछे बहुत ही सारे नाइट्स होते हैं, इनके सामने ये सारे फ्लैग बेरर्स होते हैं, और सबसे आगे ये पेट्रियक रहता है, जो कि कहता है कि चलो अब हम लोग चलते हैं वो स्टॉर्म कैसल के अंदर। इसके बाद कोई कहती है कि अचानक ये इकट्ठा होने का ऑर्डर क्यों आया हुआ है। ब्रदर डीफस, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? मैंने पहले लूना से भी इसके बारे में पूछा था, लेकिन उसको भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें पता चलता है कि इसका नाम है मैरी रन कैंडल, और ये रन कैंडल्स की 7th फ्लैग बेरर है। फिर ये कहती है कि मैं कुछ जादूगरों को पीटने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। फिर डीपस बोलता है कि जो टोना ट्विंस है वो लोग मतलब स्टॉर्म कैसल के अंदर से अगले साल निकलने वाले, तो मुझे शक है कि ये उनके बारे में कुछ है। अच्छा, तुम्हें याद नहीं है हमारे जो सबसे छोटा भाई है उसके बारे में? कहीं ये उसके बारे में तो नहीं है? फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका नाम है डीफस रन कैंडल, और ये रन कैंडल्स का 4th फ्लैग बेरर है। ये कहते हैं क्या हमारा सबसे छोटा वाला भाई, आखिर वो क्यों? तो वो बताता है कि क्या तुम भूल गई कि सिलेक्शन सेरेमनी के अंदर उसने फाउंडर का स्वॉर्ड को चुना था? तब इसको याद आता है, अरे हाँ उसने तो सच में चुना था। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे डाउट है कि बस इतना ही रीजन काफ़ी है उसके वापस आने के लिए। डीफस कहता है कि वैसे भी हमें पता तो है नहीं कि आखिर फादर क्या सोचते हैं। जिसके बाद हम लूना को देखते हैं, जो कि कहती है मैरी और डीफस, और फिर उसको ये शांत रहने का इशारा करती है। फिर ये दोनों कहते हैं मुझे माफ़ कर देना सिस। फिर हमें पता चलता है कि ये है लूना रन कैंडल, और ये रन कैंडल्स की फर्स्ट फ्लैग बेरर है। जिसके बाद हम फिर से मैरी को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचती है कि फादर खुद से ही आ रहे हैं उसको देखने के लिए, क्या ये सच में इतना ज़्यादा काम का है? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गीली को, जो कि जिनकी नैनी है वो इसको भी तैयार कर रही होती है, और कहते हैं कि पेट्रिया के यहाँ पे हमें देखने के लिए आ रहे हैं, शायद वो अपने बच्चों को यहाँ पे देखने के लिए आ रहे होंगे। जिसके बाद जिन भी कहता है कि हाँ शायद, और वो मन में सोचता है कि खान ने जरूर वहाँ पर जाकर फादर को सब कुछ बता दिया होगा। खान उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर जाकर उसने सीधा सीधा नहीं बोला होगा कि मैं यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने जो भी यहाँ पे देखा होगा उस चीज़ को सीधा सीधा रिपोर्ट कर दिया होगा, जैसे कि जो यंगेस्ट सन है वो कोई ऐसा पावर का इस्तेमाल कर रहा है जो कि ना ही मैजिक है और ना ही ऑरा है। इसलिए फादर यहाँ पे आ रहे हैं चेक करने के लिए कि आखिर ये क्या पावर है। वो यहाँ पे देखने आ रहे हैं कि मेरा पावर और मैं क्लान के फ्यूचर के लिए अच्छे हो सकते हैं या फिर नहीं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गेट खुल रहा होता है और उसके पीछे कुछ लोग खड़े हुए रहते हैं। फिर वहाँ से काफ़ी सारे नाइट्स अपना तलवार लेकर गेट के अंदर आते हैं और एकदम लाइन से खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद गेट से मेन पेट्रिया के यहाँ पे इस महल के अंदर आते हैं और सभी लोग चिल्लाकर बोलते हैं कि हम पेट्रिया का स्वागत करते हैं। जिसके बाद पेट्रिया अंदर आने के बाद डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं कि टोना ट्विंस को यहाँ पर लेकर आओ। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर पेट्रिया सामने खड़ा हुआ रहता है और इसके आगे ये दोनों यहाँ पे अपने घुटनों पे बैठे हुए रहते हैं। जिसके बाद पेट्रिया कहते हैं हे टोना डे टोना, ये दोनों कहते हैं यस फादर। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों का जिन के साथ झगड़ा हो गया है, बताओ उस झगड़े के अंदर तुम्हारी क्या गलती थी? ये लोग पहले तो इस बात को सुनकर थोड़ा सा चौंक जाते और एकदम शांत रहते हैं। फिर उसके बाद हेटोना कहता है कि हमारे इसमें कोई भी गलती नहीं है। डेटोना कहता है कि हाँ, जो जिन था वही था जिसने हमको यहाँ पे चोट पहुँचाई थी। अरे हाँ, और उसने एक ऐसा पावर का इस्तेमाल किया था जिसको किसी के बारे में पता नहीं था, और ये पक्का है कि वो कोई ऑरा नहीं था, वो ऐसा लग रहा था कि वो कोई मैजिक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि और जो मैजिक है वो तो हमारे फैमिली के अंदर फॉरबिडन है ना। हाँ फादर, आपको जिनको उसको पकड़कर और उससे पूछना चाहिए कि वो मैजिक मतलब कहाँ से इस्तेमाल कर रहा है, उसके बारे में सारा पूछताछ करना चाहिए। मतलब वो लोग इसके बारे में ही इल्जाम लगा रहे होते हैं। ये बात सुनकर मैरी और डीफस इनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद पेट्रिया कहते हैं कि रुक जाओ मेरे बच्चों, अपने दिल में ये बात एकदम बैठा लो। अगर तुम लोग ऐसा करते रहोगे तो तुम ये रन कैंडल फैमिली के अंदर कभी भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर ये दोनों थोड़ा सा डर जाते हैं और बस चुपचाप अपना सर ही हिला देते हैं। इसके बाद पेट्रिया कहते हैं कि जाओ अब जिन को बुला कर लाओ। इसके बाद हम देखते हैं हेटोना और डेटोना यहाँ से जा रहे होते हैं और जिन उधर से आ रहा होता है। फिर जिन मन में सोचता है कि मेरे फादर,
चिरोन रन कैंडल वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और एक कोल्डेस्ट आदमी है जिनको मैं जानता हूँ। इनके पास अभी के टाइम का सबसे ग्रेटेस्ट टाइटल है जो कि है जेनेसिस नाइट का, और ये अभी डेमीगॉड के एकदम पीक पे है। मतलब भाई यार अभी के टाइम पे पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों में से एक है, या फिर कह लो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। भले ही पहले के टाइम पे ये दूसरों इंसानों से बिल्कुल भी अलग नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपने जेनेसिस नाइट का टाइटल को अचीव किया वैसे वैसे धीरे धीरे करके इनके जो ह्यूमन इमोशंस है इसको वो खोते गए, और ऐसे करते करते ये एक ऐसी चीज बन गए जो कि सिर्फ अपने क्लान और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके पीछे पागल है। मेरे फादर के लिए मेरे जैसा कोई जिसके पास स्वॉर्डमैनशिप के लिए कोई भी टैलेंट नहीं है उसको एक कुछ भी नहीं की तरह सोचा जाता था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा क्योंकि इस जिंदगी के अंदर मैं पक्का करूंगा कि कोई भी मुझे हल्के में ना ले पाए। इसके बाद जिन एक बहुत ही बड़ी गेट को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर जाते ही इसके जितने भी भाई बहन रहते हैं वो सब के सब इसी को देख रहे होते हैं, जिसके बाद ये चलते चलते पेट्रिया के सामने आता है और झुक जाता है और कहता है कि मैं पेट्रिया का स्वागत करता हूँ। जिसके बाद पेट्रिया इससे पूछते हैं कि तुम मुझे पेट्रिया क्यों कह रहे हो और फादर क्यों नहीं कह रहे हो। जिसके बाद ये बताता है कि मेरे भाई बहन और इतने सारे गार्डियंस नाइट यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, इसकी वजह से मुझे लगा कि आप यहाँ पे कोई ऑफिशियल काम के लिए आए हुए हो, इसलिए मैंने आपको ऐसा कहा। जिसके बाद पेट्रिया कहते कि चलो ये एक अच्छा आंसर है। जिसके बाद जिन कहता है शुक्रिया पेट्रियार्क। फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ दूसरे ही काम के लिए आया हुआ हूँ, इसलिए तुम अभी के टाइम पे मुझे बस फादर ही कहो। तो अब चलो मैं तुमसे वही सवाल पूछूंगा जो कि मैंने तुम्हारे भाइयों से पूछा था, बताओ तुम्हारे झगड़े के अंदर तुम्हारे भाइयों ने कौन सी गलती की। जिन कहता है कि वो चीज़ है बदला। अगर तुम रन कैंडल फैमिली के एक मेंबर हो तो तुम्हें जो भी मिलता है तुम्हें उसको वापस करना चाहिए, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो या फिर बुरी चीज़ हो। और यार यहाँ पे लग रहा है इसकी बहन को इसकी ये जो जवाब है सुन के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन यार यहाँ पे ये पेट्रियार्क है ये थोड़ी देर के लिए तो बस चुपचाप ही रहता है और कहता है कि यंगेस्ट को छोड़ के यहाँ पे सभी लोग रूम से बाहर चले जाओ। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग सोचने लगता है कि जो यंगेस्ट सन है क्या वो पेट्रियार्क का ये जो टेस्ट है उसको पास कर गया। फिर एक लड़की कहती है कि बस अब यहाँ पर तुम लोग चुपचाप खड़े ही मत रहो, पेट्रियार्क ने ऑर्डर दिया है। जिसके बाद ये कहते हैं कि हाँ हम लोग पेट्रियार्क के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और जिसके बाद यहाँ पे ये जितने भी लोग रहते हैं सभी एक एक करके रूम से बाहर निकलते रहते हैं। और फिर इसकी बहन जाते जाते मन में सोचती है कि वाह फादर के साथ अकेले में बात करना, लिटिल गाय कहना पड़ेगा, ये बुरा नहीं है। जिसके बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे पेट्रियार्क कहता है कि मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों को बाहर भेजा है क्योंकि मैं तुमसे कुछ अकेले में सवाल पूछना चाहता हूँ। टोना ट्विंस ने बताया था कि तुम कुछ स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। हम रन कैंडल्स है, इसके वजह से हम लोग मैजिक को बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली मना करते हैं क्योंकि अगर तुम मैजिक का इस्तेमाल करते हो तो तुम स्वॉर्डमैनशिप के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाओगे। बताओ आखिरकार वो कौन सी पावर है जो कि तुम यूज़ कर रहे थे। अगर वो मैजिक होगा तो मैं इसको इतने हल्के में नहीं जाने दूंगा। और ये बातों को सुनकर जिन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और सोच रहा होता है। फिर ये थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि वो है। इसके बाद ये सोचता है कि अगर फादर को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो बस इसको ऐसे ही इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि जो सोल्ड्रेट का पावर है। और फिर ये आगे नहीं सोचता और कहता है कि मैं भी इसके बारे में पक्का नहीं हूँ, मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये मैजिक है या फिर क्या है। मैं भी इसको सोच रहा था कि आखिर क्या कहूँ। तो क्या अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरी मदद कर सकते हो इसको नाम देने में। जिसके बाद वो अपने हाथ में अपना शैडो पावर निकालने लगता है और इसका जो फादर रहता है इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जिन अपना बात को पूरा करता है कि ये है रन कैंडल्स के फाउंडर का पावर। इसके बाद हम पेट्रिया को देखते हैं जो कि इस पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और मन में सोचता है कि ये तो शैडो एनर्जी है और इससे पहले वो बारिश साढ़ा का शैडो एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि इस लड़की के किस्मत में ही लिखा हुआ है इस फैमिली के हेड बनने का। फिर इसके बाद जिन इससे पूछता है कि क्या बात हो गई तो वो अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाता है और कहता है कि ठीक है ये जो पावर है ये है सोल्ड्रेट का जो कि है द गॉड ऑफ शैडोज। ये पूछता है कि क्या द गॉड ऑफ शैडोज। फिर इसका फादर बताता है कि हाँ बिल्कुल सही,
जो सोल्ड्रेट है उसने जो रन कैंडल फैमिली है उसके फाउंडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जो कि लॉर्ड टेमर, और उसके बाद से ही वो हमारे साथ में है। लेकिन जब से लॉर्ड टेमर चल बसे हैं उसके बाद से सोल्ड्रेट हमारे रन कैंडल फैमिली के अंदर दोबारा नहीं आया है। मुझे नहीं पता कि आखिर इसका क्या रीजन है, लेकिन शायद किसी कारण से वो फिर से यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, वो भी तुम्हारे जरिए। इसके बाद जिन कहता है कि फादर मैं एक चीज के बारे में सोच रहा हूँ। इसका फादर समझ नहीं पाता कि ये क्या कहना चाहता है, तो ये कहता है कि वो आदमी द गॉड ऑफ शैडो यानी कि वो जो सोल्ड्रेट है, क्या वो ज्यादा ताकतवर है या फिर आप ज्यादा ताकतवर हो। ये बात सुनकर पहले तो ये जो पेट्रिया का थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी एक गॉड के साथ फाइट नहीं किया है। मतलब भाई कॉन्फिडेंस देख रहे हो यार, गॉड के सामने भी ये कुछ नहीं, मतलब भाई क्या पूरा लग रहा है फाइट करके ही मानेगा। इधर से जिन भी सोचता है कि वाह तुमने इससे पहले कभी भी गॉड से फाइट नहीं किया है, हाँ क्या ही तो जवाब है, ये सच में सबसे अच्छा जवाब है जो कि आप दे सकते थे। और यार यहाँ पर इसका फुल कॉन्फिडेंस देखो, मतलब यार ऐसा लग रहा है कि ये गॉड के साथ फाइट करने के लिए भी एकदम मस्त रेडी है। इसके बाद ये कहता है मेरे बेटे, जिसके बाद यहाँ पर जिन कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या करना चाहता है, तभी ये जाकर इसके सर के ऊपर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि वो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारे ये इतने अच्छे क्वेश्चन की वजह से अब मेरे पास एक सोचने के लिए नया टॉपिक मिल चुका है। मेरे ख्याल से आज यहाँ पर आकर तुमसे मिलना सच में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। चलो ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, बताओ तुम्हारा वो जो पावर है यानी कि ये जो शैडो एनर्जी है, आखिर तुम इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। तो यार यहाँ पे जिन मस्त अपना भाई एकदम खड़ा हो जाता है और अपने छाती पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं इसको इस्तेमाल करूँगा हमारे फैमिली के भलाई के लिए। इसके बाद सबसे पहले तो ये कहता है कि अच्छा हमारी फैमिली के लिए, फिर ये थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसके बाद ये जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, कहता है हा 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 हा, क्या ही तो मस्त झूठ बोला तुमने। यहाँ पर जिन समझ में नहीं पाता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, तब ये फिर बोलता है कि तुमने सबसे पहले तो अपने बड़े भाइयों को पीट डाला, उसके बाद उनको बाहर तूफान के अंदर भी फेंक दिया, और तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपना ये पावर को फैमिली के लिए इस्तेमाल करोगे। ये बात को सुनकर जिन पहले तो चुपचाप यहाँ पे खड़ा हुआ रह जाता है, जिसके बाद वो फिर से कहता है कि मुझे सच सच बताओ। और फिर उसके बाद जिन अपने मन में सोचता है कि मुझे जैसा कि लगा था ये इतनी आसानी से इसको नहीं जाने देगा। और फिर जिन कहता है कि मैं चाहता हूँ इस पावर को इस्तेमाल करना खुद के लिए। और यार ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली होकर बोलता है। इसका ऐसा चेहरा और ऐसा भाव सुनकर जो पेट्रियक रहता है ये भी इसको तो पहले थोड़ी देर के लिए चुपचाप देखता है और कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारा ये जवाब पसंद आया। ये बात को सुनकर जिन भी थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर इसके बाद ये जाने लगता है और कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा करीब से नज़र रखने वाला हूँ। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके वहाँ से चला जाता है और जिन बस वहीं पे चुपचाप ही खड़ा रह जाता है और थोड़ी देर के लिए तो ये शांति से खड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद ये एकदम हांफने लगता है और अपने घुटनों पर भाई थोड़ा सा झुक जाता है और कहता है कि चलो अच्छा है, आखिरकार मैं इससे सुरक्षित निकल गया। मतलब यार हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा टेंशन था और उसके जाते ही इसका सारा का सारा टेंशन अब यहाँ पे दिख रहा है। फिर इसके बाद जिन कहता है कि मुझे ये तो परमिशन मिल गई शैडो एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन किसने सोचा था कि अब फादर को मेरे से उम्मीदें भी रहेगी। ये चीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिसके बाद इसको अपनी पिछली ज़िंदगी का याद आता है, जहाँ पर ये मतलब कुछ भी नहीं था, ना इसके पास कुछ टैलेंट था ना ही कुछ था। और फिर ये कहता है कि ये ज़िंदगी मेरे पिछले वाले ज़िंदगी से एकदम पूरी तरह ही अलग है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से ये स्टॉर्म कैसल का सीन देखते हैं, जहाँ पे कहीं पे हम ये मैरी को देखते हैं जिसके हाथ में कोई बॉक्स रहता है और ये अपने बॉक्स को सामने करके कहती है कि ओए यंगर ब्रदर, ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। जिसको देखकर यहाँ पे जिन सोचता है कि क्या सिस्टर मैरी, और आखिर ये चीज़ क्या है। जिसके बाद वो उस बॉक्स को यहाँ पे जिन के नैनी को पकड़ा देती है और कहती है कि ये एक स्पेशल गिफ्ट है तुम्हारी बड़ी बहन की तरफ से। लेकिन भाई जिन इसको सोचता ही रह जाता है आखिर क्या करना चाहती है। फिर उसके बाद ये कहती है कि इसको बढ़िया से बॉईल करके अच्छे से एकदम चबा चबा के खाना और जल्दी से ताकतवर बन जाओ, समझ गए ना। जिसके बाद वहाँ से जाने लगती है अपने ये दूसरे वाले भाई के साथ, और तभी इधर से जिन उसको देखकर सोचता है कि सिस्टर मैरी आखिर ये करना क्या चाहती है, और ये बगल में इसी बॉक्स को देख रहा होता है। जिसके बाद ये इस बॉक्स को धीरे से पहले खोलता है और भाई खोलते ही यहाँ पर जिन और इसके नैनी दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। भाई लग रहा है इसके अंदर कुछ तो मतलब यार गड़बड़ या फिर बढ़िया ही चीज़ है।
फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर भाई एक हार्ट रहता है। मतलब सच में यार हार्ट कौन देता है प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पे जिन कहता है कि ये तो फीनिक्स का हार्ट है। चलो भाई कम से कम ये कोई इंसान का हार्ट नहीं है। फिर उसके बाद जिन मन में सोचता है कि एक 7 ईयर ओल्ड को ऐसा कोई गिफ्ट देना, ये जो सिस्टर मैरी सच में एक पागल है। जिन बताता है कि मैरी रन कैंडल एक 6 स्टार की नाइट है और वो रन कैंडल के अंदर 7th राइडर है जिसको विंड फ्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इसका एक और निकनेम है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और वो है साउदर्न रीजन की एक पागल औरत। और वो कारण जिसके वजह से सिस्टर ने मुझे ये चीज़ दी है वो मामूली बात है। उसका मतलब ये है कि जल्दी करो और ताकतवर बन जाओ ताकि तुम मेरे अपोनेंट बन सको। और अगर ये जो फिनिक्स हार्ट है इसको अगर मतलब छोटी उम्र में ही खा लिया जाए तो उसकी वजह से तुमको फायर से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट मिल जाता है। उसके अलावा ये बढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अरे हाँ, अब मैं जब थोड़ा अच्छे सोच रहा हूँ तो ये जो फिनिक्स हार्ट है ये एक 6 स्टार मेज को ज़रूरत होती है एक फिनिक्स को समन करने के लिए अच्छे से। इसका मतलब ये है कि इस ज़िंदगी के अंदर मैं शायद से सच में अपने ही हाथों से एक फिनिक्स को समन कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं जो जिनकी नैनी रहती है वो अपने हाथ में कुछ लेकर इसके पास आ जाती है और कहते हैं कि यंग मास्टर कहीं आपको ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना। ये कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया था गिल्ली। जिसके बाद हम देखते हैं ये कोई सूप लाकर इसके सामने रख देती है और कहते हैं कि यंग मास्टर मैरी ने आपको इतना अच्छा एक गिफ्ट दिया है तो आप इसको ठंडा होने से पहले जल्दी से खा लो। यानी कि यार हमको ये पता चलता है कि जो फिनिक्स हार्ट था उसका इसने सूप बना दिया है। फिर इसके बाद जिन कहता है कि हाँ ठीक है लेकिन उससे पहले, और हम देखते हैं इसके पीछे यहाँ पर इसके ये जो दोनों भाई रहते हैं जोकर टाइप के वो दोनों रहते हैं। फिर इसके बाद ये कहता है कि ओल्डर ब्रदर्स क्या तुमको कुछ कहना है, अगर कहना है तो फिर जल्दी से यहाँ पर आओ। फिर ये दोनों वहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, हम तो बस यहाँ पर थोड़ा सा घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही खाने के लिए है। फिर उसके बाद दूसरा कहता है कि हाँ मैंने देखा था कि जो गिल्ली है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बर्तन लेकर आ रही है तो हम लोग बस यहाँ पे आए हैं इसलिए। और फिर वो आगे मतलब यार डायरेक्टली नहीं बोलते ही खाना है। फिर उसके बाद जिन उनसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि क्या तुम इसको जल्दी से जल्दी खाना चाहते हो। वो लोग भाई अपना एकदम सर हिला हिला के ऐसा लग रहा है गर्दन ही ना तोड़ ले अपना। फिर इसके बाद जिन कहता है उनसे कि ठीक है लेकिन उसके लिए पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है जो कि तुमको करना होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिगिंग कर रहा होता है, कुछ खोद रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि यही हेटोना और डेटोना ही रहता है जो कि कहीं पे जाकर टनल खोद रहे होते हैं। और भाई यार ये यहाँ पर आपस में काफ़ी लंबा चौड़ा बात करते हैं जिसको यार अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो यार इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर जिन इनसे ये टनल क्यों खुदवा रहा है। उसके अलावा मतलब यार ये चाहते भी नहीं है लेकिन फिर भी इनको करना पड़ रहा है उस सूप के लिए। फिर उसके बाद ये लोग समझ तो नहीं पाते कि आखिर क्या करे क्या नहीं, लेकिन सूप के लिए ये लोग ये काम को कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं ये लोग जहाँ पे खोज रहे होते हैं उसी पे मतलब यार कहीं अगल बगल में एक रूम होता है जिसके अंदर कुछ तो मतलब यार मतलब वाइब्रेशन टाइप का होता है जिसके वजह से वहाँ से एक छोटा सा पत्थर टूट के नीचे की तरफ गिरता है। और ये पत्थर कहीं पे गिरता है तो हम देखते हैं ये असल में कोई ग्लास का चेम्बर पॉट रहता है जिसके अंदर भाई ऐसा लग रहा है कोई आदमी है। और यार ये आदमी भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है और यार इसके आसपास भी यार वही जो शैडो एनर्जी जिनके पास है वैसा ही कुछ दिख रहा है। और यार हम इस आदमी को थोड़ा करीब से देखते हैं तो यार ऐसा लग रहा है कि ये आदमी अभी के टाइम पे सो रहा है या फिर मतलब कुछ बेहोश का मतलब यार कुछ तो इसके साथ अलग ही सीन हुआ है। लेकिन यार ये अभी अपने पूरे अच्छे कंडीशन में नहीं लग रहा है और यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई शवल लेके यहाँ पे आ रहा होता है और यहाँ पर गिल्ली भाई इनको देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और ये और नहीं बल्कि हेटोना और डेटोना रहते हैं जिनको जिन देखकर कहता है कि वाह वेलकम ब्रदर्स, तुम लोग तो यहाँ पर काफ़ी जल्दी आ गए। और ये यहाँ से थोड़ा गुस्से में कहता है कि चुप हो जाओ, तुमने जैसा बोला था हमने वैसा कर दिया, चलो अब वो सूप को हमें दे दो। जिसके बाद जिन उनके पास जाता है और कहता है कि मैंने पहले उसको वहाँ पे टेबल पे रख दिया है। ये कहता है क्या सच में, कहाँ पे? और वो जाकर देखता है तो भाई यहाँ पे देखो यार प्लेट के अंदर मतलब यार इसने चम्मच में बस 2 चम्मच रखा हो। यार एक बार चम्मच का साइज तो देखो यार, ये चम्मच का साइज भी काफ़ी मस्त है। इसको देखकर ये लोग तो बस थोड़ी देर के लिए चुप ही रह जाते हैं। इसको देखकर ये दोनों कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हैं और एक कहता है कि हे लिटिल ब्रो, ये तो 1 टीस्पून है ना। फिर दूसरा कहता है कि हाँ ये कुछ ज़्यादा ही कम नहीं हो रहा है। जिसके बाद उधर से जिन कहता है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मैं तुमको थोड़ा सा दूंगा, लेकिन कितना दूंगा
वो मैंने नहीं बोला था, मैंने अपने वादे को यहाँ पे निभाया हुआ है, तो बस अब तुम इसके मजे लो। फिर ये लोग एकदम गुस्से में कहते हैं कि हाँ ठीक है। मतलब यार वो लोग इसको मार भी नहीं सकते क्योंकि अगर मारे जाएंगे तो खुद ही पिट जाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पे बारिश हो रहा होता है और बारिश के अंदर यहाँ पे जिन भी कहीं पे आया हुआ रहता है। वो अपने सामने देखकर कहता है कि वाह, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर वो लोग मतलब आधा अधूरा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर दिया है। और यार हम देखते हैं ये वही टनल के अंदर आया हुआ है जो अभी ये इन दोनों से खुदवा रहा था। फिर उसके बाद ये दीवार के पास आकर थोड़ा सा अपना हाथ ठकठकाता है और कहता है कि इसके मोटाई के हिसाब से मेरे ख्याल से जो 1 स्टार का मैजिक है वो काफ़ी होगा। फिर वो अपने हाथ में मैजिक इस्तेमाल करना शुरू करता है और कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा गुस्से में हो रहा था क्योंकि जो मेरा माना है वो बनते ही जा रहा था, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके ऊपर मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मैजिक बनाकर और वो दीवार के ऊपर अपना दोनों हाथ से मारता है। फिर इसके हाथ के सामने एक काफ़ी मस्त मैजिक सर्कल बन जाता है और बनने के बाद वो पूरा का पूरा दीवार का एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और चकनाचूर होकर वो नीचे गिर जाता है। फिर ये अपने सामने देखकर कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया, रन कैंडल्स का सीक्रेट स्टोरेज। और भाई इसके सामने एक गेट रहता है जो कि चेन से बंधा हुआ रहता है और यार देखने में काफी सीक्रेट दरवाजा टाइप का कुछ लग रहा है। जिन उस दरवाजे को देखता है और सोचता है कि मैं अपने पिछले जिंदगी में कभी भी यहाँ पर नहीं आया था, इसलिए यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। मेरे ओल्डर ब्रदर ने कहा था कि यहाँ पर आने के बाद कोई एक सीक्रेट कोड वर्ड बोलना पड़ता है इस दरवाजे को खोलने के लिए। फिर ये थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि रन कैंडल्स फैमिली का बेटा यहाँ पर आया हुआ है मुराकन को दिलासा देने के लिए। और उसका इतना कहते हैं जो दरवाजा रहता है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगता है और वो हिलना शुरू कर देता है, जिसके बाद इसके आंखों के सामने वो दरवाजा खुलने लगता है। और यार सच कह रहा हूँ काफ़ी मस्त लग रहा है ये वाला सीन। इसके बाद ये बताता है कि जो रन कैंडल फैमिली का सीक्रेट स्टोरेज है, इसके अंदर रन कैंडल फैमिली के लोग जो पिछले 1000 सालों के अंदर इन्होंने जितने भी दूसरे फैमिली को तबाह किया है उसके अंदर के जितने भी सीक्रेट टेक्निक्स, बुक्स, टॉम्स जो भी होते हैं उन सभी को लाकर यहीं पे रखते हैं। ये सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और फिर ये बताता है कि इसके अंदर जो फ्लैग बेरर्स होते हैं रन कैंडल्स का सिर्फ उन्हीं को परमिशन होता है अंदर आने के लिए। इसको अपने भाई की याद आती है जिसने कहा था कि तुमको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है एक फ्लैग बेरर बनने के लिए। उसके बाद ये कहता है लेकिन तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है ब्रदर, मैं इसको एकदम अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। अंदर आते ही ये सामने कुछ चमकता हुआ दिखता है जिसको कि वो देखकर समझ में पहले तो नहीं पाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है सामने। तभी वो सामने देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है, और इसके सामने वही चैम्बर पॉट रहता है और ये चैम्बर पॉट के अंदर एक आदमी भी रहता है। और यार अभी हम लोगों ने इसके थोड़ी देर पहले ही देखा था ये वही वाला आदमी है। फिर जिन इसको थोड़ा करीब से देखता है और भाई इसको नोटिस करता है कि इसके ऊपर तो कुछ स्केल्स है, मतलब यार नॉर्मल चमड़ी के जगह पर यहाँ पे इसके पास स्केल्स भी हैं। तो ये मन में सोचता है कि क्या ये कोई इंसान नहीं है। जिसके बाद ये अपना हाथ बढ़ाता है और जाकर उस चैम्बर पॉट को छूता है और कहता है कि आखिरकार ऐसा कोई चीज। और ये आगे बोलता उससे पहले कि तू कुछ याद आता है और कहता है कि नहीं मुझे ये मत कहना। तभी इसको वो सीक्रेट कोड याद आता है जहाँ पे उसने बोला था कि रन कैंडल फैमिली का बेटा यहाँ पे मुराकन को दिलासा देने के लिए आया हुआ है। तो ये सामने देखकर कहता है कहीं ये ब्लैक ड्रैगन मुराकन तो नहीं। इसके बाद ये कहता है कि मैंने सुना था कि जो ब्लैक ड्रैगन मुराकन है उसको फर्स्ट फ्लैग बेरर ने हरा दिया था, जिसके बाद वह एक बहुत ही लंबे नींद के अंदर चला गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कहानी असली होगी। जिसके बाद हम देखते हैं ये अभी भी उसी चैम्बर पॉट के ऊपर हाथ रखा हुआ रहता है और फिर धीरे धीरे करके ये अपना हाथ उठाता है और बस थोड़ी देर के लिए उसको शांति से देखता रहता है। जिसके बाद वो अपना हाथ हटाता है और कहता है हटाओ छोड़ो, मेरे पास इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। वो सारे के सारे सीक्रेट टॉम्स कहाँ पे हैं, शायद वो लोग यहीं कहीं होंगे। जिसके बाद वो चला जाता है उन टॉम्स को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं पीछे से ये जो मुराकन रहता है ये अपना थोड़ा मतलब यार उंगली हिलाना शुरू कर देता है। भाई ऐसा लग रहा है कि ये भी जगने वाला है। खैर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिन इधर उधर ढूंढते ढूंढते फाइनली वो सारे टॉम्स को ढूंढ लेता है और जाकर देखता है भाई यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही टॉम्स रहते हैं। यार पता नहीं इसके फैमिली ने आखिर कितने सारे दूसरे फैमिली को बर्बाद किया होगा। इसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे दूसरे फैमिली के सभी तरह के बहुत ही सारे किताब पड़े हुए हैं, चलो देखते हैं इनको। इसके बाद ये उनके अंदर से एक किताब को उठाता है और कहता है कि चलो पहले ये किताब के अंदर देखते हैं। ये कॉन्गेन फैमिली का मतलब किताब है और वो जो फैमिली है वो भी एक तलवारबाजों का ही फैमिली था।
इसके लिए वो इस वाले किताब को उठा लेता है और देखकर कहता है कि ये 3 स्टार मैजिक के हिसाब से थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इसे यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं वो करूँगा तो हो सकता है कि मैं पकड़ा जाऊँ। जिसके बाद ये अपने बैग के अंदर से कॉपी और हम देखते हैं पेन रहता है वो निकाल लेता है और निकाल के अपने सामने रख लेता है। जिसके बाद ये कहता है कि मैं इन सभी को यहीं पर बैठ के कॉपी कर लूँगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मतलब ये उस एरिया से बाहर निकल जाता है और फिर यहाँ पर आता है बाहर, वो किताब पढ़ता है, मस्त खाना खाता है। फिर ऐसे करते करते कुछ टाइम बीत जाते हैं और फिर हम एक बार और देखते हैं कि ये यहीं पे कहीं पे बैठकर वो सारे के सारे कुछ मतलब कॉपी कर रहा होगा या फिर कुछ लिख रहा होगा। तभी ये बगल में कुछ नोटिस करता है और कहता है कि क्या, कौन है। ये सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टॉर्म कैसल के अंदर से कोई आदमी अभी के टाइम पे ये सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर आएगा। फिर वो जैसे ही दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है, भाई इसके सामने से एक ब्लैक कलर का भाई आदमी कोई आता है और कहता है कि हे तुम कौन हो। यार मैं सच कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा आदमी इतने रात के अंधेरे मतलब यार ऐसे आया तो यार सामने वाला आदमी तो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। लेकिन यार अपना जिन का भाई जो दिल है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और वो उसको देखकर कहता है, मतलब कहता नहीं, सोचता है मुराकन, आखिरकार मुराकन यहाँ पे क्यों? मैंने अपनी पिछली जिंदगी के अंदर कभी नहीं सुना था कि मुराकन जग गया हो। नहीं, रुको रुको, अभी के लिए शांत हो जाओ, क्योंकि जो मुराकन है वो हमारे फैमिली का गार्डियन ड्रैगन है। इसलिए अगर मैं उससे अच्छे से व्यवहार करूं और एक बच्चे की तरह यहाँ पे बर्ताव करूं तो शायद वो मुझे जाने देगा। फिर ये कहता है रन कैंडल फैमिली का बेटा यहाँ पर गार्डियन ड्रैगन को ग्रीट करता है, मतलब स्वागत करता है। यार ये बात सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी यार कैसे भी कंट्रोल करता है, लेकिन यार कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब इसका गुस्सा और चिल्लाता है, क्या कहा? गार्डियन, तुमने मुझे गार्डियन कहा। भाई ये इतना जोर से चिल्लाता है कि यार क्या ही कहा जाए। फिर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने अभी अभी मुझे गार्डियन कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक गार्डियन की तरह व्यवहार करने की? धत तेरी की रन कैंडल्स कहीं के, तुमने अपने बच्चों को ये सारी बातें सिखाई है? मैं तो इसके ऊपर अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकता क्योंकि ये अभी इतना छोटा है, इसकी वजह से मैं पागल हुए जा रहा हूँ। और इधर से जिन सोचता है कि तुम पहले ही मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। इसके बाद मुराकन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और कहता है, धत तेरी की, धत तेरी की, धत तेरी की, ये इतना ज़्यादा टाइम हो गया है जब से मैंने कोई अच्छी चीज़ को सूंघा हो और मैं यहाँ पर अपने सामने बस एक बच्चे को ही देख सकता हूँ, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिन समझ में नहीं पाता कि ये क्या कह रहा है। फिर यहाँ पर जो ये मुराकन रहता है जिनके पास जाता है इसको सूंघने लगता है और कहता है, तुम यहाँ से अभी भी जिन नहीं समझ में पा रहा है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। मतलब यार कोई अचानक से आगे तुम्हें वो सूंघेगा तो यार डाउट तो होगा ना। फिर ये कहता है कि तुम आखिरकार यह शैडो एनर्जी की तरह कैसे महक रहे हो? वो कहता है, क्या शैडो एनर्जी? ये कहता है कि हाँ, भले ही मैं पिछले हजारों साल से सो रहा हूँ लेकिन मुझे एकदम अच्छे से याद है ये जो शैडो एनर्जी का स्मेल है ये सिर्फ उन्हीं के अंदर से आता है जो वो टेमार के जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। ये बात को सुनकर जिन समझ जाता है और सोचता है कि इसका मतलब ये है कि वो कारण जिसकी वजह से ये मुराकन जगा हुआ है वो मेरा शैडो एनर्जी है। इधर से मुराकन अभी भी वो शैडो एनर्जी को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ है, लेकिन उसको कहीं पे भी मिल नहीं पाता है। इधर से जिन मन में अपना प्लान बनाता है कि क्या मैं कुछ टेस्ट करके ट्राई करूं। जिसके बाद वो कहता है, मिस्टर मुराकन, और वो जैसे ही कहता है यहाँ पर मुराकन तुरंत इसके पास आता है और कहता है, हाँ हाँ बोलो, क्या तुम कुछ जानते हो इसके बारे में? बोलो, जानते हो ना? और वो इतना ही कहता है कि यहाँ पर जिन वो शैडो एनर्जी को बाहर निकालता है और कहता है, क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हो? और फिर ये बताता है कि ये पावर शैडो गॉड सोल्ड्रेट का है। और भाई ये शैडो एनर्जी को इसके हाथों में देखकर यार इसको कुछ ज़्यादा ही शौक लगता है, इतना लगता है कि भाई ये तो एकदम टूटने लगता है। फिर इसके बाद एकदम कांपते कांपते कहता है, हे सोल्ड्रेट, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बोलो, क्या तुम यहाँ पे सीरियस तो नहीं ना हो? फिर उसके बाद ये अपने घुटने में गिर जाता है और कहता है कि वो 1000 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये छोटा बच्चा है। और यार यहाँ पर उसके बाद ये दोनों के दोनों बस चुपचाप थोड़ी देर के लिए यहीं पे रहते हैं और भाई ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ ये लोग घूरने का कंपटीशन कर रहे हों। इसके बाद मुराकन जमीन से धीरे धीरे उठता है और कहता है, हे बच्चे। इधर जिन कहता है, यस मिस्टर मुराकन। तो वो बताता है कि तुम्हें पता है मैंने सोल्डर के साथ एक प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस के हिसाब से मुझे किसी आदमी के साथ कोऑपरेट करना होगा इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन तुम हो। इधर से जिन सोचता है कि क्या इसने एक सोल्डर के साथ प्रॉमिस किया था।
फिर ये कहता है कि मैं इसके सारे डिटेल्स के बारे में तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी के टाइम पर मैं अभी अभी जगा हुआ हूँ, इसके वजह से मैं अच्छे से नहीं सोच पा रहा हूँ। और वैसे भी अभी तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, तो मुझे डाउट है कि तुम इस सभी चीज़ों को अच्छे से समझ ही पाओगे। लेकिन कम से कम जो सोल्डेट का कॉन्ट्रैक्टर है, मुझे उसके सामने खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाजू में काफ़ी ज़्यादा शैडो एनर्जी निकलने लगती है और वो बताता है कि मैं हूँ मुरैकन, सोल्ड्रेट का रिप्रेजेंटेटिव। फिर बहुत ही ज़्यादा शैडो एनर्जी आकर इसको चारों तरफ से घेरने लगती है और फिर ये कहता है कि और उसका दोस्त, उसके अलावा शैडो से बने हुए पहले चीज का सबसे लास्ट डिसेंडेंट। और फिर हम देखते हैं दो चमकती हुई आंखें को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। फिर उसके बाद हम कुछ पंख को देखते हैं और वो फिर से कहता है कि 1000 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और भाई अभी के टाइम पे ये पूरा का पूरा एक ब्लैक ड्रैगन के अंदर बदल जाता है, जो कि यार सच कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। फिर यहाँ पर जिन उसको देखकर कहता है कि क्या ये मेरे साथ रहेगा। और भाई इसके सामने ये जो ड्रैगन है भाई काफ़ी ज़्यादा सच में बड़ा लग रहा है, और भाई जिन तो भाई पहले ही बच्चा है, लेकिन यार ये और ज़्यादा छोटा लग रहा है इसके सामने। फिर उसके बाद यहाँ पे मुराकन कहता है कि तुम अपना नाम बताओ, सोल्ड्रेट के कॉन्ट्रैक्टर। इसके बाद जिन थोड़ा सा स्माइल देता है और बोलता है कि मैं हूँ जिन रन कैंडल फैमिली का 13वां बच्चा, यानी कि सबसे छोटा वाला बच्चा। फिर इसके बाद ये दोनों के दोनों फिस्ट बम्प करते हैं, सॉरी फिस्ट बम्प नहीं, एक का फिस्ट और दूसरे का नाखून बम्प। इसके बाद जिन ये ब्लैक ड्रैगन मुराकन के बारे में बताता है कि मुराकन माउंटेन्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमेशा तूफानी हवाएं चलती रहती है, और उसका वो नाम यही ड्रैगन की वजह से ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये ड्रैगन बहुत ही टाइम पहले उस जगह पे राज किया करता था। लेकिन हजारों साल पहले मुराकन और टेमार के बीच में एक फाइट हुआ, जिसके अंदर वो मुराकन हार गया। और फिर ऐसा लिखा गया है कि स्टॉर्म कैसल के तबाह होने के बाद मुराकन एक बहुत ही गहरे नींद में चला गया। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि असली सच तो यह है कि जो मुराकन है वो फाउंडर का गार्डियन ड्रैगन है। फिर ये बताता है कि अगर कोई भी गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो साथ साथ में एक गार्डियन ड्रैगन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। लेकिन जो सोल्ड्रेट का गार्डियन ड्रैगन है उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, और इसकी वजह से डाउट भी हो रहा था कि ऐसा कुछ मतलब होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये चीज़ समझ में आती है, क्योंकि जो मुराकन है वह एक बहुत ही गहरे नींद के अंदर चला गया था। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि दरवाजे से अंदर आते हुए सोच रहा होता है कि अब क्योंकि मुराकन जग चुका है, इसका मतलब ये है कि क्या मुझे भी अपना खुद का एक गार्डियन ड्रैगन मिलने वाला है। फिर ये कहता मुराकन मैं यहाँ पे आ गया। यार से मुराकन भी इसको देख कर कहता अच्छा तुम आ गए। और फिर ये आने के बाद मुराकन को कुछ स्नैक्स देता है खाने के लिए, और फिर ये मन में सोचता है कि क्योंकि अब मैं मुराकन के साथ में आने वाले दिनों में रहने वाला हूँ, तो मुझे जो भी चीज़ जानना है, जो भी चीज़ों के बारे में क्यूरियस हूँ, मुझे इससे वो सारी चीज़ें पूछ लेनी चाहिए। और फिर ये कहता है ऐसे करके मुराकन के जगने के बाद मैंने उसको कई वीक्स तक सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर ही रखा। फिर हम मुराकन को देखते हैं जो ये कहता है क्या आखिरकार मैं टेमर के साथ क्यों फाइट करूंगा, वो तो हजारों साल पहले की बात है, मुझे तो वो याद भी नहीं है। और भाई इसकी बातों को सुनकर पहले तो जिन थोड़ी देर के शांत रहता है और फिर सोचता है कि मैं मुराकन के बारे में एक चीज़ तो मतलब पक्का है कि मैं जान चुका हूँ। फिर इसके बाद मुराकन कहता है कि ठीक है, और ये स्ट्रॉबेरी पाई जो है बस इतना ही है। फिर उसके बाद वो नीचे गिनता है 1 2 3, क्या यहाँ पर तो बस 7 ही है। फिर जिन अपना बात पूरा करता है कि ये स्ट्रॉबेरी पाई के पीछे पागल है। इसके बाद मुराकन से पूछता है कि तुम जब यहाँ पे आते हो तो क्या करते हो। वो बताता है कि मैं यहाँ पे ट्रांसक्राइबिंग करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर एक खाली किताब लेकर आता हूँ और तुम जो भी यहाँ पर बोलते हो मैं उन सभी बातों को सीक्रेटली यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये कहता है कि हाँ सच में तुम इसको समझ भी पाते हो थोड़ा बहुत। ये कहता है कि हाँ लगभग मैं इसको 30% समझ पाता हूँ, लेकिन बाकी सारा मुझे पता नहीं। फिर इसके बाद ये कहता है कि तुम्हें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे उम्र वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा है, दूसरे बच्चे तो ये भी नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा लेजी होते हैं। फिर इसके बाद इधर से जिन कहता है वो बस नॉर्मल बच्चों के लिए होता है, मैं एक रन कैंडल हूँ और ये मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात है। मेरे पास पहले ही 12 बड़े भाई और बहन हैं, और बस वही नहीं बल्कि मेरे पास फादर मदर और एल्डर्स भी हैं। अगर मैं उन सभी को तबाह करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करना होगा। लेकिन भाई यार तुम उन सभी को तबाह ही क्यों करना चाहते हो। खैर इसके बाद ये कहता है मुराकन अगर जो फाउंडर है वो मेरी जगह पर होता तो आखिरकार वह इस किताब को कितना समझ पाता।
फिर ये मन में सोचता है कि हिस्ट्री के अंदर के सबसे जो ताकतवर आदमी है, अगर मैं उससे खुद को कंपेयर करूं तो आखिरकार मैं उसके सामने कितना पे रहूंगा। जिसके बाद मुराकन बताता है कि टेमर, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र में वो इस किताब के अंदर का एक लाइन भी समझ पाता। ये बात को सुनकर जिन थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर उसके बाद ये अपने बात को आगे कहता है कि लेकिन जो ये सारा थ्योरी रहता है ये सब जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि वो इन सभी किताबों को नहीं पढ़ पाता था लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा लड़ता था। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है जैसे कि टेमर के पास था, लेकिन तुम उसके इतने अच्छे नहीं हो। ये बात सुनकर ये एक बार फिर से चौंक जाता है। मतलब यार कितना बार चौंकेगा ये। खैर उसके बाद ये कहता है इसका मतलब ये है कि मैं कभी भी फाउंड्री इतना ताकतवर नहीं बन पाऊंगा। ये बात को सुनकर ब्लैक ड्रैगन थोड़ा सा मतलब सोचने लगता है और फिर कहता है कि नहीं। और भाई यार ये फिर से चौंक जाता है। भाई बस यार एक साथ कितनी बार चौंकोगे। खैर इसके बाद मुराकन कहता है कि तुम टेमर के जैसे ही सोल्डेट के कॉन्ट्रैक्टर हो और तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो और तुम ये किताबों को पढ़ भी सकते हो। तुम अभी भी काफी छोटे हो इसलिए तुमको ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और तुम एक दिन टेमर के जैसे ही स्ट्रांग हो पाओगे। कौन जानता है शायद तुम उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। फिर ये पीछे की तरफ घूम के कहता है सच में। ये कहता है कि हाँ बिल्कुल बच्चे, तुम्हें पता है सोल्डेट का निकनेम क्या है। फिर उसके बाद जिन कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सोल्डेट के हाथ को जिसके ऊपर भाई कोई गैलेक्सी टाइप का दिख रहा है। फिर मुराकन बताता है कि उसका निकनेम है इन्फिनिटी। मतलब भाई सच में यार काफी ज्यादा मस्त लग रहा है और यार एक बार देखो तो इसके चारों तरफ एक गैलेक्सी यूनिवर्स भाई कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है ऐसा इतना बैकग्राउंड देखकर। मुराकन फिर से कहता है कि सोल्डेट के पावर पे कोई भी लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसके कॉन्ट्रैक्टर हो इसलिए तुम्हारे ऊपर भी कोई भी लिमिट नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और बस तुम्हें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। चलो ठीक है मैं तुम्हें एक नया टेक्निक सिखाता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद ये जिन के पीठ पर मतलब थोड़ा सा अच्छा सा ही मारता है, लेकिन यार जिन को यहाँ पे काफी जोर से लगती है। और फिर जिन उससे पूछता है कि वो कौन सा टेक्निक है तो ये बताता है कि वो टेक्निक है शैडो एनर्जी लिबरेशन। जिसके बाद ये कहता है क्या शैडो एनर्जी लिबरेशन, तो वो बताता है कि बिल्कुल सही, ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि जो भी इंसान या फिर जो भी चीज़ अगर शैडो एनर्जी को इस्तेमाल करता है तो उसको इसके बारे में सीखना ही होता है। इसलिए ऐसा भी कह सकते हो कि ये शैडो एनर्जी के इस्तेमाल करने का शुरुआत भी है और अंत भी है। लेकिन अगर तुम इसको अच्छे से ध्यान देकर नहीं सीखते हो और अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए इसको धीरे धीरे और एकदम अच्छे से सीखना। फिर इसके बाद जिन कहता है कि ठीक है मैं वही करूँगा। तो मुराकन आखिर इसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा। फिर कहता है तुम इसके लिए पहले तो तुम्हें अपना जो माना है उसको ओपन करना होगा और उसके बारे में सीखना होगा। ये कहता है क्या मुझे अपना माना ओपन करना होगा, वो क्यों। और ये मन में सोचता है कि इतना तो मैं अपने पहले जिंदगी में भी कर चुका था। इसके बाद मुराकन समझाता है कि जो शैडो एनर्जी लिबरेशन है उसके अंदर तुम्हें अपने माना को ओपन करना होगा और उसको मूव करना होगा और तुमको ये एकदम अच्छे से करना होगा अगर तुम इसको सीखना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि अगले 2 से 3 साल तक तुम्हें बस यही सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा। और ये बातों को सुनकर जिन मन में सोचता है क्या 2 से 3 साल ये कुछ ज़्यादा ही लेट है। फिर उसके बाद इधर से अभी मुराकन कर रहा होता है कि तुम तो अभी के टाइम पे बेसिक्स भी नहीं जानते हो तो आखिर मैं तुमको एडवांस टेक्निक कैसे सिखा सकता हूँ, तुम समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे जिन अपने हाथों में कुछ बनाने लगता है और हम देखते हैं इसके हाथ में कोई माना बॉल टाइप का कुछ बन जाता है और ये कहता है कि ये लो, क्या तुम अब मुझे सिखा सकते हो। और भाई उसके हाथ में ये माना बॉल देखकर इधर से मुराकन कुछ ज़्यादा ही चौंक जाता है और कहता है कि नहीं मतलब आखिर तुमने ये कैसे किया। जिसके बाद वो कहता है कि मैं बस कुछ टाइम पहले से ये कर पा रहा हूँ। मुराकन फिर पूछता है कि नहीं हो सकता, अच्छा ये बताओ क्या तुम इसको अपने जगह से हिला भी सकते हो। फिर इसके बाद ये दोनों हाथ उठाता है और अपने माना बॉल को इधर उधर करने लगता है। और भाई ये देखकर ये और भी ज़्यादा चौंक जाता है, लेकिन कहता है कि चलो भाई क्या ही तो बात है, जीनियस के अंदर भी जो जीनियस है सिर्फ वही ये चीज़ को कर पाते हैं। तुम सच में काफ़ी एक टैलेंटेड बच्चे हो ना। ठीक है चलो अब मैं तुमको ये जो शैडो एनर्जी लिबरेशन है इसके बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जिसके बाद ये कहता है कि ये काम कर गया और फिर कहता है कि ठीक है। इसके बाद मुराकन समझाता है कि शैडो एनर्जी सभी शैडोज के अंदर से आता है। इस दुनिया के अंदर जितने भी शैडोज है सारे के सारे सोल्डेट के अंदर से ही जन्म लिए हुए हैं। और भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे शैडोज अलग अलग जगहों से एक मतलब यार वहाँ से निकलने लगते हैं और एक दूसरे तरफ ही आने लगती हैं। फिर ये आगे कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो सोल्डेट है इस दुनिया के अंदर जितने भी शैडोज हैं उन सभी का मालिक है
और तुम उसके सिर्फ इकलौते कॉन्ट्रैक्टर हो। फिर उसके बाद ये सारे के सारे शैडो एनर्जी एक बार फिर से बहुत ही तरह से निकलते हैं, इधर उधर से सारे जगह से निकल के आते हैं और भाई आते आते वो सभी जाकर एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं। और फिर ये कहता है कि यानी कि दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया के अंदर जितने भी शैडोस है तुम भी उन सभी के मालिक हो। और ये सारे के सारे शैडो एनर्जी चले जाते हैं यहाँ पर जो मुरायका रहता है इसके पैरों के नीचे। और यार ये अभी के टाइम पे देखने में काफी ज्यादा कूल और यार काफी ज्यादा खतरनाक टाइप का लग रहा है। फिर मुरायकन पूछता है कि तो बच्चे बताओ तुम्हें ये कैसा लगा, और ये काफी मस्त एकदम खुश हो रहा होता है और कहता है कि ये है शैडो एनर्जी लिबरेशन। और यार यहाँ पे जिन के फेस को देखो भाई, ये काफी मस्त खुश रहता है और भाई ऐसा लग रहा है कि ये इस टेक्निक को सीखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर किसी की बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पीछे एक सोल्जर आकर कहता है लेडी लूना यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब बस हमें ऐसे 5 और एरिया को क्लियर करना होगा, उसके बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और यार यहाँ पे हम देखते हैं सामने जो लड़की रहती है ये होती है लूना, यानी कि भाई रन कैंडल्स की सबसे बड़ी जो बेटी है वही है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है तो मेरे ख्याल से 4 महीने काफ़ी होंगे ये सभी कामों को करने के लिए, सभी नाइट्स को बोल दो थोड़ा सा ब्रेक ले लेने के लिए। फिर इसके बाद हम इसकी आंखों को देखते हैं जो कि कहीं पे सामने देख रही होती है और ये अपने तलवार को उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर से निकालते हुए कहती है अरे हाँ एक और चीज़। फिर सोल्जर पूछता है क्या हुआ, तो ये फिर पूछती है कि जो 9 साल के बच्चे होते हैं उनको आमतौर पे क्या पसंद होता है। और भाई एक बार इसके हाथ में एक तलवार को देखो यार, ये तलवार है या फिर क्या यार समझ ही नहीं आ रहा। मतलब भाई कोई अगर इंसान इसको सामने अपने देख ले तो यार आधा जान तो उसका ये देख कर ही निकल जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और जिन बताता है कि मुरागन से मिलने के आधा साल के बाद जो टोना ब्रदर्स है वो लोग स्टॉर्म कैसल को छोड़ के चले गए। और यार यहाँ पे हम देख सकते हैं जो टोना ब्रदर्स है यहाँ पे खड़े हुए और इनके पीछे एक कैरेज भी खड़ा हुआ है। तो ये लोग बोलते हैं कि अब हम लोग चलते हैं, चलो ठीक है अब हम तुमसे बाद में मिलेंगे। इधर से जिन भी कहता है कि हाँ अपना ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये लोग चले जाते हैं और एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जहाँ पे जिन खिड़की के पास खड़ा हुआ रहता है तभी पीछे से उसको कोई कहता है यंग मास्टर। ये पीछे घूम के देखता है तो यहाँ पर गिल्ली रहती है जो कि अपने हाथों में केक ली हुई रहती है और कहते हैं हैप्पी 9th बर्थडे। और इसके पीछे और भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो कि इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे जिन कहता है तुम सभी लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर ये गिल्ली को कहता है कि ये केक को सभी लोगों के अंदर बांट देने के लिए। फिर वो कहते हैं यंग मास्टर और ये लोग अपना खुशी मना ही रहे होते हैं कि इधर से हम देखते हैं खान आ जाता है और कहता है यंग मास्टर जिन। ये पूछता है खान से क्या बात हो गई, तो खान बोलता है कि मुझे यहाँ पे अचानक से आपको इंटरप्ट करने के लिए माफ़ कर दीजिएगा लेकिन यंग मास्टर। तो फिर ये बोलता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो वो बताता है कि बात ये है और हम देखते हैं यहाँ पर एक लेडी आ रही होती है जिसका यार बाल रहता है एकदम वाइट आता है और इसके हाथ का ये तलवार देखो यार, इससे पता चलता है कि ये लूना रन कैंडल ही है। फिर उसके बाद जिन अपना बात पूरा करता है और बोलता है मिस्ट्रेस लूना यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हुई है। ये बात सुनकर यहाँ पर जिन और गिल्ली दोनों ही चौंक जाते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि रन कैंडल्स की फर्स्ट फ्लैग बेरर और एक 9 स्टार की नाइट 13 सिबलिंग्स के अंदर सबसे बड़ी बेटी द वाइट वेल लूना रन कैंडल। और भले ही ये जितने भी भाई बहन हैं रन कैंडल्स के अंदर उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इसको पेट्रियार्क बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये एक बहुत ही गंदे फाइट जिसको सक्सेशन वार के नाम से भी जाना जाता है वो हमेशा इससे बाहर ही रहती है। ये सच में एक लोनली वाइट वेल की तरह थी जो हमेशा अकेला ही घूमता है और इसके वजह से जो सिस्टर लूना है वो कभी भी अपने दूसरे भाई बहन के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। और जो हमारा पिछले जिंदगी के अंदर रिश्ता था उसको फैमिली से अच्छा अजनबी कहना ज़्यादा सही होगा। हम लोग इतने ज़्यादा दूर थे लेकिन मेरी वही सिस्टर आज यहाँ पर आई है मुझसे मिलने के लिए बिना किसी को बताए। और हम देखते हैं ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और ये अभी भी सोच रहा होता है कहीं हमारे फैमिली के अंदर कोई बड़ी चीज़ तो नहीं हुई है। अगर ऐसा बात नहीं है तो क्या इसे सीक्रेट लाइब्रेरी के बारे में पता चल गया। फिर हम देखते हैं ये दोनों आपस में सामने सामने खड़ा हुआ रहते हैं। फिर जिन बोलता है सिस्टर लूना और ये इधर से बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो छोटे। जिन कहता है अगर मुझे पता होता तुम आने वाली हो तो मैं थोड़ा अच्छे से तैयार होता सिस्टर। फिर ये इधर से कहती है कि तुम कितनी क्यूट बातें कर रहे हो, मुझे अपने छोटे भाई से मिलने के लिए कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत थोड़ी ना है। ये बात सुनकर जिन थोड़ा सा चौंक जाता है लेकिन ये फिर से कहती है कि तुम थोड़ा सा अलग ही तरह के दिख रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है।
ये कहता है कि हाँ वो सारी बातें नहीं है, एक्चुअली में बात ये है कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। ये बात सुनकर अब यहाँ पर ये लूना थोड़ा सा चौंक जाती है। फिर ये कहता है कि तुमको मैं पहली बार इतनी पास से देख रहा हूँ और इसके वजह से मुझे थोड़ा फिक्र हो रहा है। ये कहते हैं क्या तुम्हें फिक्र हो रहा है? ये बात सुनकर लूना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो मन में सोचती है कि ये रन कैंडल फैमिली के अंदर एक तरह से ट्रेडिशन है कि एक दूसरे के भाई बहन एक दूसरे पे हमेशा नजर रखते हैं, उनसे चीजों को चुराते हैं और उनको अपने नीचे कुचल देते हैं। क्या जिनको भी ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर नजर रखने आई हूँ या फिर ऐसा कुछ। फिर उसके बाद ये मतलब बहुत ही ज्यादा इसको ऐसा हो रहा होता है, लेकिन ये कैसे भी अपने इमोशन को कंट्रोल में करती है। इसके बाद ये थोड़ा सा अपना सर को नीचे झुकाती है और कहते हैं कि हाँ ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। ये बात सुनकर जिन चौंक जाता है, कहता है क्या? उसको मतलब यार विश्वास नहीं होता है कि ये ऐसा भी बोल सकती है। फिर लूना कहती है कि तुम भले ही अभी छोटे हो, लेकिन शायद मैं ये बात भूल रही हूँ कि तुम रन कैंडल के सबसे छोटे बेटे हो, मुझे माफ़ कर देना। और भाई यार ये इसका बातों को सुनकर यार मुझे सच में ये लूना के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। और फिर इसके बाद ये अपने घुटनों पे बैठ जाती है और कहती है कि छोटे जिन, मैं तुमसे प्राइवेटली कुछ बात करना चाहती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे नैनी और गार्डियन नाइट को थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर भेज सकती हूँ? जिन सोचा है क्या ये मेरे साथ प्राइवेटली बात करना चाहती है। और फिर ये हंसते हुए कहता है यस सिस्टर। और ये मन में सोचता है कि भले ही मैं नहीं जानता वो रीजन जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई हुई है, लेकिन मुझे ये देखकर कोई बुरा बात नहीं लग रहा है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पे लूना कहते हैं कि जिन, मेरे छोटे भाई, जो कारण जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आए हूँ तुमसे मिलने के लिए, वह ये है क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? वो बात क्या है? तो ये बताती है कि जब फादर तुमसे मिलने के लिए आए थे पिछली बार, उस टाइम पे तुमने जो अपना बिहेवियर दिखाया, इसकी वजह से तुम्हारे जितने भी दूसरे सिबलिंग्स हैं वो सबका ध्यान अब तुम्हारे ही ऊपर है। इसका मतलब ये है कि तुम जैसे ही ये स्टॉर्म कैसल के अंदर से निकलोगे, तुम्हारे सारे के सारे भाई बहन तुम्हारे ऊपर बहुत ही करीब से नज़र रखने वाले हैं। लेकिन छोटे भाई, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम ये फैमिली फाइट के चक्कर में अपना खुद का खुशी ना खो दो। मैं सच में ये उम्मीद कर रही हूँ कि तुम ये रन कैंडल फैमिली का जो इतना बेकार ट्रेडिशन है उससे तुमको चोट ना पहुँचे। ये बात सुनकर भाई जिन तो थोड़ी देर के लिए इसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और ये मन में सोचता है इसका मतलब कि वो रीजन जिसके वजह से ये पेट्रियक बनने से इसने मना कर दिया, बस वो यही था। अगर ये नहीं चाहती है कि मैं ये भाई बहन के फाइट के बीच में आऊं, तो आखिरकार इसने मुझे ये पिछले जिंदगी के अंदर वार्निंग क्यों नहीं दिया? क्या ये इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे मैं बात करने के लिए लायक नहीं था, या फिर वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे मेरे जो दूसरे भाई बहन थे वो मुझे कंपटीशन के तौर पे देखते भी नहीं थे। इसके बाद जिन लूना के हाथों पे अपना हाथ रख देता है और कहता है सिस्टर लूना, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझसे ये सारी बातें कही, लेकिन मेरा कोई भी इरादा नहीं है इस लड़ाई से बाहर निकलने का। फिर इसके बाद ये इधर से कहती है कि जिन, मैं एकदम सीरियस हूँ, मैं ये तुमसे बात इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि तुम मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे ही खिलाफ कॉम्पीट करोगी। फिर जिन उसको वहीं पे रोक देता है और कहता है मैं जानता हूँ सिस्टर, लेकिन एक बार पहले ही मुझे मारने की कोशिश की जा चुकी है। और यार इसको याद आ रहा होता है वही इसके पिछले जिंदगी के अंदर जो इसके ऊपर कर्ज लगा हुआ था उसकी। ये बात सुनकर लूना कुछ ज़्यादा ही चौंक जाती है। ये कहती है क्या? मतलब यार इसको विश्वास ही नहीं रहता है क्योंकि स्टॉर्म कैसल के अंदर एक रूल है कि इसके अंदर जो भी अभी छोटे बच्चे रहते हैं उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता, और ये रूल किसी ने तोड़ दिया है। फिर इसके बाद जिन कहता है इसी कारण की वजह से मैं इस लड़ाई के अंदर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता। इससे पहले जिन आगे कुछ बोलता, यहाँ पे हम देख सकते हैं लूना कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होने लगती है। ये कहते हैं किसकी हिम्मत हुई, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम्हें यहाँ पे स्टॉर्म कैसल के अंदर ऐसा कुछ करने की। और यार हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई इसके गुस्से की वजह से इसका इतना ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है कि सामने रखा हुआ कप भी टूट जाता है। उसका इतना गुस्सा को देखकर जिन तो बस उसको देखता ही रह जाता है। फिर हम फाइनली इसका फेस देखते हैं जो कि भाई कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा है, मतलब भाई यार सच में कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। फिर ये कहती है आखिर किस सिबलिंग की इतनी ज़्यादा हिम्मत हुई कि तुमको वो यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा है? मुझे बताओ जिन, आखिर वो कौन सा सिबलिंग है जो कि तुम्हें यहाँ पे मारना चाहता है? जिन कहता है कि मैं ये बात को भी तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं, मेरा मतलब ये है कि सच बात यह है कि मुझे खुद नहीं पता है कि आखिर वो कौन है।
और वैसे भी उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन देखो मैं एकदम ठीक हूँ सिस्टर। ये बात सुनकर ये इधर से कहते हैं जिन, लेकिन फिर वो उधर से कहता है कि मेरे सभी सिबलिंग्स मुझे इतनी ज़्यादा नफरत नहीं करते हैं। ये बात मुझे बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी वजह से मेरे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये बात को सुनकर लूना थोड़ी देर के लिए तो एकदम पहले चुप रह जाती है, फिर ये इसको आकर अपना जोर से गले लगा लेती है और कहती है कि जिन मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि तुम पहले ही ये एकदम गंदे फैमिली के लड़ाई के अंदर आ चुके हो, इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है। इधर से जिन सोच रहा होता है कि किसे पता था कि लूना इतने मुलायम दिल की इंसान होगी, और ये लूना से कहता है कि तुम्हें इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, भाई जान पे हमला हुआ है जिन का, तो यार इससे उदास होना चाहिए ना यार। ये तो उल्टा यहाँ पर अपनी बहन को ही बोल रहा है उदास ना होने का, यार लग रहा है थोड़ा इधर का उधर हो गया। इसके बाद लूना उठ जाती है और कहते हैं कि अरे हाँ आज तो बहुत ही खुशी का दिन है ना, तो हमें ऐसे चीज़ों की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर जिन समझ में नहीं पाता कि ये कौन से खुशी की बात कर रही है, तभी ये कहती है कि तुम्हारा आज बर्थडे है ना, मैं असल में यहाँ पर आई थी तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, ये लो। और यार यहाँ पे हम देखते हैं ये कोई पेंडेंट टाइप का रहता है जो कि यार काफ़ी देखने में सही लग रहा है। फिर इसके बाद ये कहती है कि क्या तुम थोड़ा उस तरफ की तरफ घूम सकते हो, ये कहता है कि यस सिस्टर। और फिर उसके बाद ये इसको बताती है कि इसके बाद एक बार अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ मतलब सिचुएशन में फंस जाओ जिसके अंदर से तुम नहीं निकल सकती, तो उस टाइम पर तुम्हें बस इसके अंदर ये जो ब्लू जेम है इसको तोड़ देना, और उस टाइम पे मैं चाहे कहीं पर भी रहूँ मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, इसलिए भूलना मत और इसको हमेशा अपने पास ही रखना। हैप्पी 9th बर्थडे जिन। और यार ये दोनों काफ़ी खुशी खुशी मतलब यार अपना ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और ये इधर से जिन भी कहता है थैंक यू सिस्टर। फिर इसके बाद यहाँ पे गिल्ली एक केक लेकर आती है यहाँ पर लूना के पास, फिर लूना अपना केक निकाल के ये इसको भी खिलाते हैं, और यार ये मस्त अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और पीछे से गिल्ली इनको ऐसा सेलिब्रेट करते हुए देखकर थोड़ा खुश हो रही होती है। फिर इसके बाद इनका सारा सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है, तो लूना यहाँ पे कहते हैं कि चलो ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इधर से जिन भी कहता है कि ठीक है अपना ध्यान रखना सिस्टर। इसके बाद हम मुराकन को देखते हैं जो कि पीछे घूमकर कहता है कि हे तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है, वो कहता है क्या वो तुम्हारे गले के पास क्या है, और हम देखते हैं इसके गले के पास में वही पेंडेंट है जो कि अब अभी लूना ने इसको गिफ्ट किया था। ये कहता है कि मुझे ये अभी अभी एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पे मिला है। ये बात सुनकर ये यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है और कहता है कि वो इंसान जरूर तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता होगा, क्योंकि उसने तुमको कुछ ऐसा ही दे दिया है। यहाँ पर जिन समझ में नहीं पाता कि आखिर ये क्या कहना चाहता है, तो ये पूछता है इसे कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। तो फिर मुराकन बताता है कि ये डीमन किंग और गैल का एक आर्टिफैक्ट है। फिर उसके बाद ये एक्सप्लेन करता है अच्छे से कि हजारों साल पहले जितने भी लोग हैं वो सब के सब अपने जान पे रिस्क ले रहे थे ताकि बस उसका कोई एक ही आर्टिफैक्ट उनको मिल जाए। फिर उसके बाद जिन पूछता है क्या ये सच में इतना ज़्यादा अमेजिंग है। इधर से मुराकन कहता है बिल्कुल, और फिर उसके बाद ये फ़ायदे बताने लगता है कि सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो भी इसको पहनता है उसको 5 स्टार या फिर उससे कम का मैजिक बिल्कुल ही फ़र्क नहीं करेगा, उससे उसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कोई भी इसको पहन लेता है तो उसका जितना भी मैजिकल एबिलिटी रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कोई समनिंग टाइप का एबिलिटी भी है। फिर उसके बाद जिन पूछता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हो। इधर से मुराकन एकदम हंसते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि हम लोग एकदम सेम टाइम पे जिंदा थे। खैर क्या ये उसी आदमी ने तुमको दिया है जो कि अभी अभी यहाँ पर आया था और उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी था। ये इधर से कहता है कि हाँ वो मेरी बड़ी बहन थी। रुको, तुमने उसके एनर्जी को सेंस कर लिया, वो भी इतनी दूर से? इधर से मुराकन कहता है कि हाँ, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारी वो जो सिस्टर है उसने भी मेरे एनर्जी को सेंस कर लिया होगा। ये सुनकर जिन कहता है क्या? फिर ये कहता है मेरा मतलब कहीं वो जाकर मेरे फैमिली को ये सारी बातें तो नहीं बता देगी ना। इधर से मुराकन कहता है कि तुम्हें इनके बारे में इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ तुमको, क्योंकि वह एक ऐसे इंसान है जिसने तुमको इतने ज़्यादा ये वैल्यूएबल गिफ्ट दिया है। तो आखिरकार वो जाकर तुम्हारे फैमिली को ये सारा चीज़ें बताकर तुमको मरने के लिए क्यों ही छोड़ेगी। उधर से फिर जिन कहता है अच्छा ये बात है। फिर ये कहता है कि हाँ हाँ तुम अपनी ये बहन के ऊपर भरोसा कर सकते हो। मुराकन ये सारी बातों को बोल रहा होता है कि यहाँ पर हम फिर से लूना को देखते हैं जो कि काले कपड़ों में यहीं पर आई हुई रहती है, और वो यहाँ पर आकर कहते हैं कि जैसा कि मुझे लगा था यहाँ पर सच में नीचे की तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि यहाँ पर पहले नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो छोटा भाई है किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है।
तो मुझे ऐसा नाटक करना चाहिए कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन बस तुम एक बात को याद रखना जिन, मेरे छोटे भाई, चाहे तुम कुछ भी करो या फिर चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। भाई यार सच में ये लूना तो यार काफ़ी अच्छी बहन लग रही है। इसके बाद जिन बोलता है कि स्टॉर्म कैसल के अंदर मुझे लगा था कि मेरे सारे दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई। जैसे कि मेरे फादर ने मुझे एक्नॉलेज कर लिया और मुझसे उम्मीदें भी लगाई है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टर मैरी ने मुझे जो फीनिक्स हार्ट दिया था, फिर उसके बाद सिस्टर लूना के साथ एक रिलेशनशिप, और तो और मुराकन द गार्डियन ड्रैगन के साथ मीटिंग। यहाँ पर मुझे ये बहुत सारी चीज़ें मिली है जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था अपने पिछली ज़िंदगी में कि मुझे ये सारी चीज़ें भी मिल सकती थी। अब मैं 10 साल का हो चुका हूँ। और यार हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे जीन ये जो खान रहता है इसके साथ कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर ये आगे बोलता है कि मैं अब ये स्टॉर्म कैसल को छोड़ के मेन कैसल में जाने का तैयारी शुरू कर चुका हूँ। फिर इसके बाद ये लोग और भी आगे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर से सबसे पहले तो खान अपना एक पॉम अटैक करता है जो कि यार यहाँ पर आकर जिन इसको अपने पंच से रोक लेता है। फिर इसके बाद ये दोनों ऐसे ही ट्रेनिंग करते जाते एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते करते यहाँ पे हम फिर से खान को देखते हैं जो कि इसके ट्रेनिंग को देखकर कहता है कि जैसा कि मुझसे उम्मीद था, इसीलिए पेट्रियार्क इसके अंदर इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है। भले ही मैं इसे ट्रेनिंग करते हुए देख रहा हूँ कि आखिरकार ये कितना अच्छा है, लेकिन इसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मुझे चेक कर रहा है कि मैं कितनी अच्छी से इसको सिखा सकता हूँ। इसके बाद ये ट्रेनिंग करना रुक जाते हैं और खान कहता है कि चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। जिन भी कहता है कि ठीक है। फिर खान कहता है यंग मास्टर जिन। जिन कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें आज की ट्रेनिंग के साथ कोई दिक्कत है? इसके बाद खान जिन के सामने थोड़ा सा झुक जाता है और कहता है कि ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपको अभी तक सिखा पाया। आपके स्टॉर्म कैसल के अंदर से जाने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस टाइम तक मैं आपको एकदम अच्छे से एकदम बेस्ट ट्रेनिंग दूंगा। जिन कहता है ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे केयर में रहूँगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन को जो कि एक मोमबत्ती जल रही होती है उसके अंदर अपना हाथ लेकर जाता है और पूरा का पूरा हाथ उसके अंदर ही घुसा देता है। दोस्तों यार मुझे सच बताओ यार कमेंट में जाकर आप लोगों में से किस किस ने आग के अंदर अपना उंगली डालकर ट्राई किया है। यार मैंने तो 1-2 बार किया है। खैर इसके बाद यहाँ पे जिन कहता है कि आखिरकार। फिर इधर से हम देखते हैं जहाँ पे गिल्ली आ जाती है और कहते हैं कि यंग मास्टर क्या ये आपको गर्म नहीं लग रहा है? ये पीछे घूमकर जवाब देता है कि हाँ, ये बस मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कोई गर्म पानी हो। फिर उधर से गिल्ली कहते हैं कि मुझे बहुत ही खुशी है ये देखकर कि जो मैरी का गिफ्ट है वो इतने अच्छे से काम कर रहा है। मैंने बस फीनिक्स हार्ट के बारे में सुना ही था कि इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये असल में देखकर तो काफ़ी ज़्यादा शानदार दिख रहा है। जिन कहता है कि हाँ मुझे भी। इसके बाद जिन सोचता है कि मेरे ख्याल से मैं लगभग ये आधा एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, कुछ सालों के अंदर मैं इसको पूरा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लूँगा। इसके बाद हम गिल्ली को देखते हैं जो कि पूछते हैं कि यंग मास्टर कल सुबह हम लोग ये कैसल के अंदर से जाएंगे, तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे पहले ही बता दीजिए। जिन कहता है हाँ ठीक है। फिर इसके बाद गिल्ली देखती है यहाँ पर बिस्तर के ऊपर कुछ किताबें पड़ी हुई रखती है, तो उसके बाद ये इसको देखकर फिर उसके बाद जिन से पूछते हैं कि यंग मास्टर क्या मैं ये जो बुक्स है इनको भी पैक कर लूँ? जिन कहता है कि हाँ उनको भी पैक कर लो, मैं उसको जाते वक्त कैरेज में पढ़ूंगा। फिर ये कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गई, क्या और कुछ बाकी है? जिन कहता है नहीं बस वही किताब काफ़ी होंगे। फिर ये कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गई और मैं आपके लिए आज के लिए जो स्नैक्स होते हैं वो स्ट्रॉबेरी पाई वाले वो अच्छे से बना देती हूँ। तभी जिन कहता है कि हाँ ठीक है, नहीं रुको 1 सेकंड मुझे याद आया, और फिर उसके बाद ये खड़ा हो जाता है। ये देखकर उधर से पीछे से मतलब जो गिली रहते हैं वो समझ में नहीं पाती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जिन कहता है गिली मैं थोड़ा सा बाहर से घूम कर आता हूँ। ये कहते हैं कि क्या अभी? वो कहता है कि हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। जिसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिन यहाँ पे एक दरवाज़ा खुलता है और कहता है मुराकन। उधर से मुराकन कहता है कि हे बच्चे तुम यहाँ पर फिर से आ गए। जिन इसको कहता है तुम्हें याद तो है ना कि मैं ये कैसा लोकल छोड़ के जा रहा हूँ। इधर से मुराकन कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं इस दिन का कितने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन फिर जिन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे कैसे फॉलो करोगे?
ये बात सुनकर मुराकन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम ये छोटे मोटे बातों का टेंशन लेना बंद कर दो बच्चे। मैं लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन हूँ, चाहे मैं कितना ही कमजोर बन जाऊं, लेकिन इतना चीज करना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुमको ऐसे तरीके से फॉलो करूंगा कि कोई मुझे नोटिस भी नहीं कर पाएगा। इधर से जिन उससे पूछता है क्या तुम कमजोर बन गए हो, आखिर तुम्हारा ये इतना जरूरी बात तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मुराकन कहता है बेवकूफ, मैं 1000 सालों से लगातार सोए जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो मामूली सी बात है कि इतने लंबे समय के बाद मैं थोड़ा सा कमजोर हो जाऊंगा। तो फिर उससे जिन पूछता है अच्छा तो ये बताओ तुम अपने पावर को क्या फिर से वापस पा सकते हो। फिर मुराकन बोलता है ऑफ कोर्स मैं वो पा सकता हूँ, और जैसे जैसे मैं ताकतवर बनते जाऊंगा वैसे वैसे तुम भी ताकतवर बनते जाओगे, क्योंकि आखिरकार मैं तुम्हारा गार्डियन ड्रैगन जो हूँ। इसलिए जल्दी करो और जल्दी से टेमार के जैसे एक बहुत ही ताकतवर मैजिक स्वॉर्ड्समैन बन जाओ। जिसके बाद जिन पूछता है कि तुमने कहा कि जो रन कैंडल्स हैं वो असल में मैजिक स्वॉर्ड्समैन की एक फैमिली थी, है ना। और फिर ये मन में सोचता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सोल्डेट से भी ये बात सुना था कि जो रन कैंडल फैमिली है वो असल में एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन फैमिली है, और जो फाउंडिंग पेट्रियार्क है टेमर रन कैंडल वो इतिहास के सबसे ताकतवर मैजिक स्वॉर्डमैन थे, लेकिन अभी के टाइम पर शायद ही कोई ये बात को जानता है। फिर इसके बाद मुराकन बताता है कि वो कारण जिसके वजह से जो रन कैंडल है अब वो मैजिक को मना कर देते हैं और सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप के तरफ ही भागते हैं। वो एक पास्ट के बहुत ही शर्मनाक कसम की वजह से ऐसा हुआ है जो कि 1000 साल पहले हुआ था। खैर अगर वो मुझे गार्डियन ड्रैगन के तौर पे पूछते भी है, फिर भी मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैं उनके सामने ऐसे आ जाता हूँ तो वो इसको देखकर उतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे। अगर यही चीज़ 1000 साल पहले होता तो मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे और तुम्हें, हम दोनों को एकदम सबसे ज़्यादा महान इंसान की तरफ पूजना शुरू कर देते हैं। ये बात सुनकर भाई यहाँ पर जिनका शकल को देखो, जो कि यार पता चल रहा साफ साफ कि इसको बिल्कुल ही भरोसा नहीं है यार। कहते अच्छा रन कैंडल्स क्या वो सच में ऐसा करते हैं। ये बात को सुनकर इधर से टिंकर कहता मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। खैर हटाओ छोड़ो, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से छुप जाऊँगा और इसके लिए तुमको इस बात का बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जिन भी एकदम हंसते हुए कहता है ठीक है। फिर जिन उससे पूछता है अच्छा ये बताओ कि तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। अगर कोई भी यहाँ पर आता है लाइब्रेरी के अंदर और वो अगर इसके ऊपर देखता है तो उसे पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हुआ है। और यार ये पीछे उसी टैंक के ऊपर इशारा कर रहा होता है जिसके अंदर पहले मुराकन था। मुराकन कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ड्रैगन टंग मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक इल्यूजन बना दूंगा। फिर उसके बाद जिन उससे पूछता अगर क्या होगा वो भी पकड़ा गया तो इस बात पे मुराकन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे क्या तुम मुझे मतलब समझ नहीं रहे हो, आखिरकार मैं शैडो ड्रैगन हूँ, तुम्हें पता है ना। मतलब यार ये शैडो ड्रैगन है तो यार मामूली से बात है, इल्यूजन ये सारा में ये माहिर होगा, इसकी वजह से यार ये ऐसा गुस्सा हो रहा होता है। लेकिन भाई जिन को अपने सर के ऊपर ऐसे इसका हाथ रखना लग रहा पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद यहाँ से मुराकन कहता है कि ऐसा कोई इल्यूजन बनाना मेरे लिए एक चुटकियों का काम है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा था अभी के टाइम पे मेरा जो ताकत है मुझे पूरा वापस नहीं आया है, इसकी वजह से ये जो इल्यूजन है वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि मैं इसको बनाए रखूं जब तक तुम पूरी अच्छे से बड़े नहीं हो जाते। ये बात पे जिन थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है तुम्हारा ये सब करने के लिए शुक्रिया। तो उधर से मुराकन कहता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये इतना ज़्यादा शुक्रियादा होने के साथ साथ मुझे थोड़ा इज्जत भी देना शुरू कर दो। तो फिर उसके बाद जिन कहता है कि असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आज कुछ स्पेशल लाया हूँ। ये बात सुनकर मुराकन कहता है ओह ये बात है, क्या स्पेशल चीज है। तो उसके बाद ये हाथ में अपने 2 चीज निकालता है और कहता है कि एक पाई जो कि इस साल के सबसे पहले स्ट्रॉबेरी से बना हुआ है और दूसरा अल्कोहल जो कि मैं खुद यहाँ पर चुरा कर लाया हुआ हूँ। और भाई यार ये काफी मस्त इसको दिखा रहा होता है। ये देखकर भाई यहाँ पे मुराकन तो एकदम खुशी हो जाता है, भाई पूरा का पूरा इसका लार चूना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जिन इसको कहता है कि ज्यादा पी मत लेना और उसके चक्कर में कोई ऐसा अजीब वजीब इल्यूजन मत बना देना। तो फिर इधर से मुराकन कहता है तुम मुझे आखिर क्या समझ रहे हो, तुम छोटे खूबसूरत बच्चे। मतलब भाई ये अल्कोहल और यार ये पाई पर पिघल गया, इतना पिघल गया कि भाई इसको ब्यूटीफुल बच्चा कह रहा है, भाई क्या ही तो बात है। फिर उसके बाद एक कहता है कि तुम्हें बड़ा करना एकदम भाई बहुत ही अच्छा बात है, और जब हम लोग यही बात कर रहे हैं तो क्यों ना इसी बात पे तुम मुझे अपने नैनी से भी मिला दो।
जिन कहता अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन की नैने उसका शर्ट का बटन लगाते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर, आप यहाँ पर बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी रहे थे और काफी आराम से रह रहे थे, लेकिन मेन कैसल के अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा। वहाँ पे आप ये स्टॉर्म कैसल के अंदर इतनी आराम से नहीं जी पाओगे। ऑफ कोर्स वो बात अलग है कि यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको और भी ज्यादा दिक्कतें होंगी। वहाँ पर आपको जाकर और भी ज्यादा मेहनत करना होगा, यहाँ तक कि मैं वहाँ पर आपके लिए पाई भी नहीं बना पाऊंगी जब भी आप चाहोगे। जिन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता है। मैं भी वहाँ पर अपना पूरा बेस्ट करूंगा ताकि वहाँ पर मैं सारे कामों को अच्छे से कर पाऊँ। इधर से फिर ये कहते कि हाँ, और मैं भी इसके बाद से आपकी और भी अच्छे से सेवा करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से कोई नाइट आता है और कहता है यंग मास्टर। यहाँ भी हम देखते हैं असल में यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 नाइट होते हैं, और यार ये दोनों नाइट भाई काफी पावरफुल लग रहा है देखने में। फिर ये कहते हैं गार्डियन नाइट्स जीरोम और होल्ज यंग मास्टर जिनका स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर आपको गार्डन ऑफ स्वॉर्ड के अंदर एकदम सुरक्षित लेकर जाने के लिए आए हुए हैं। फिर जिन कहता है कि ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे सेवा में रहूंगा। फिर उसके बाद एक कहता है चलो चलते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिन आगे आगे जा रहा होता है, पीछे इसके नैनी और उसके पीछे ये दोनों गार्डियन नाइट्स आ रहे होते हैं। फिर ये जाते जाते हम देखते हैं इसके सामने एक कैरेज रहता है जहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं, और जिन डेट बताता है कि अक्टूबर 30, 1719। आखिरकार मैं ये स्टॉर्म कैसल को छोड़ के जा रहा हूँ। फिर इसका घोड़ा एकदम भाई हिनहिनाता है और ये लोग जाना शुरू कर देते हैं, और ये कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ रन कैंडल्स का मेन एस्टेट के अंदर, द गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मस्त कैरेज अपना चल रहा होता है। इसके अंदर जिन और इसकी नैनी बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे जिन अपना किताब पढ़ रहा है, शायद से वही टेक्निक वाला किताब पढ़ रहा होगा, और इसकी नैनी बाहर देखकर कहती है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए हमें कोई आसपास के गांव में जाकर वहां पर रुक जाना चाहिए जब तक ये बर्फबारी रुक ना जाए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बर्फ है, तो इसके वजह से शायद से हम लोग जो टेलीपोर्टेशन गेट है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिन भी कहता है ठीक है, लेकिन वो इतना कहता ही है कि हम देखते हैं कैरेज बहुत ही ज्यादा हिलने लगता है, और भाई लग रहा है किसी का हमला हो गया है। यहाँ पर जिन भी चौक जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। उसके नैने भी चिल्लाते हैं यंग मास्टर, क्योंकि यार इसको जिन का फिक्र हो रहा होता है। तभी बाहर से ये गार्डियन नाइट चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर किसी ने हमला कर दिया है, तुम लोग कैरेज के अंदर ही बैठे रहो और निकलना मत। जिनकी नैनी भी कहती है यंग मास्टर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जेरोम और होल्ड ये दोनों 7 स्टार के गार्डियन नाइट है, और मैं भी आपके साथ हूँ। फिर हमको बाहर की आवाज आती है जहां पर सबके सब लड़ाई कर रहे होते हैं, और ये आगे बोलती है कि यहाँ पर लगभग 20 एनिमीज है, जिसमें से कुछ मेजेस है और कुछ वॉरियर्स हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद से उसमें से कुछ आर्चर्स भी हो सकते हैं, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उनमें से कोई भी 7 स्टार से ऊपर का होगा। जेरोम और होल्ड वो दोनों जाकर वहां पे फाइट कर रहे हैं, और वो इतना ही बोलती है कि जिन कुछ सोचता है और चिल्लाता है गिल्ली, हमें जल्दी से ये कैरेज के अंदर से निकलना होगा। इसकी ये बातों को सुनकर गिल्ली समझ में नहीं पाते कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर ये समझाता है कि जो रन कैंडल्स के गार्डियन नाइट है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, उनका रूल रहता है कि वो लोग जो रन कैंडल का चाइल्ड रहता है उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं, उनमें से कम किसी न किसी एक को यहाँ पर मेरे साथ रहना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनमें से कोई ना कोई एक या तो धोखेबाज है या तो नकली है, और ऐसा हो सकता है कि हमारी कैरेज के अंदर कोई हिडन इक्विपमेंट भी छुपा हुआ हो। इसके लिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। गिल्ली ये बातों को सुनकर गिल्ली भी समझ जाती है और कहते हैं कि मैं समझ गई यंग मास्टर, अब मैं भी एक रन कैंडल के मेंबर के तौर पे आपको प्रोटेक्ट करूंगी यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर देती हूँ तो। और भाई ये अपने हाथों में अपने 2 काफी खतरनाक दिखने वाला हथियार को निकाल लेती है, जिसके अंदर से ऑरा टाइप का भी निकल रहा होता है, और उसके बाद ये अपना हमला करके जो कैरेज रहता है भाई एक बार में उसको तोड़ देती है। ऐसा लगता है ब्लास्ट ही हो जाता है, और भाई उसको तोड़ते ही ये जिन को अपने हाथों में पकड़ के वहां से कूद के निकल जाती है। और निकलने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो ये गिल्ली रहती है जिन को अपने कंधों पर बैठाकर यहाँ से इसको लेकर दौड़ के भागना शुरू कर देती है बर्फ में ही। और भागते भागते गिल्ली कहते कि जैसे ही हम लोग स्टेट में वापस जाएंगे वहां
वहां पर मैं अपना सजा ले लूंगी। जिन कहता है कि गिल्ली अभी ये टाइम नहीं है ये सारी बातों को सोचने का, चलो अभी हम लोग वहां पर जाएंगे जहां पर वो लोग गए हुए हैं, क्योंकि वहां पर जाकर मुझे कुछ कंफर्म करना है। गिल्ली समझ नहीं पाते कि आखिर इसको क्या कंफर्म करना है, तो जिन बताता है कि ये लोग जिन लोगों से फाइट कर रहे हैं ऐसा हो सकता है वो असल में हमारे एलाइज होंगे, यानी कि वो हमारे दोस्त होंगे, क्योंकि अगर वो जो हमला करने वाले हैं वो मेरे पीछे आ रहे होते तो अभी के टाइम पे जब हम लोग कैरे से बाहर हैं ये बेस्ट टाइम है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शांति है, इसके वजह से ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। तो गिल्ली कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई यंग मास्टर। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पे चले जाते हैं। हम सामने तरफ देखते हैं काफी सारे लोग रहते हैं और थोड़ा पास से देखने पे हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग को, जिसमें से एक रेड हेयर वाला भाई कुछ रहता है जो कि कहता है कि जिन रन कैंडल को ढूंढो और ग्रुप 3 तुम लोग लेफ्ट साइड में जाओ। फिर यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि कहता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, और गिल्ली कहती है कि ये सिंबल ये तो डीमन और ब्लैक साकुरा का है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं दो लोगों को, जिसमें से एक होता है यूटा फैमिली जो कि मिलेट फैमिली जो कि मैजिक मतलब इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर से आता है, और दूसरा है मर्सनरी ग्रुप द ब्लैक किंग्स स्क्वाड। तभी हम यहाँ पे देखते हैं पीछे से एक आदमी रहता है जो कि कहता है कि वहां पर मैंने गिल्ली मैक्रोन को ढूंढ लिया है और उसके साथ साथ जिन रन कैंडल भी है। सभी लोग जाकर जिन रन कैंडल को प्रोटेक्ट करो क्योंकि ये सबसे जरूरी काम है। तब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो मतलब भाई जो भी रेड हेयर वाला कैप्टन का टाइप में कुछ रहता है वह इनके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं हूँ मुरे का ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन, और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं रन कैंडल फैमिली के रिक्वेस्ट पे जिन रन कैंडल को बचाने के लिए। और तुम कमीनो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के साथ ऐसा धोखा करने का। फिर यहाँ पर जिन इनको पीछे से देखता है और मन में सोचता है अच्छा इसका मतलब ये है कि ये लोग धोखेबाज नहीं है बल्कि ये लोग नकली है, क्योंकि अगर ये लोग सच में 7 स्टार के नाइट्स होते तो इन लोगों को अभी इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता ये फाइट के अंदर। और यहाँ पर ये दोनों भाई जो रहते हैं ये दोनों चारों तरफ से बहुत सारे आदमी से घिरे हुए रहते हैं और काफी ज्यादा मुसीबत में लग रहे होते हैं। तभी यहाँ से हम देखते हैं गिल्ली को जो कि चिल्लाकर पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो, बताओ आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हो और तुम लोग किसके लिए काम करते हो। तभी उधर से एक आदमी हंसते हुए कहता है कि हैं तुम कितना ऑब्वियस एक क्वेश्चन पूछ रही हो, आखिरकार मैं एक रन कैंडल के कुत्ते को ये जवाब क्यों ही दूंगा। इसके वजह से गिल्ली कहते हैं कि यंग मास्टर बताइए अब हम लोग क्या करें। तो जिन कहता है कि जाओ एक को मार डालो और दूसरे का एक हाथ काट के मेरे पास लेकर आओ। और भाई इसकी आंखें देखो यार, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में और यार इसको मारने में कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है। फिर गिल्ली कहते हैं कि ठीक है आप जैसा कहें यंग मास्टर। और भाई कहते हैं ये एकदम स्पीड में जा रहे होते इनके ऊपर हमला करने के लिए। और भाई एक बार इसका फेस देखो जो कि ट्रूली भाई एकदम एक डीमन की तरह लग रहा है। और यहाँ पर ये आकर सबसे पहले तो यार जाकर ये जो थोड़ा मोटा वाला रहता है जो अभी एकदम कुछ ज़्यादा ही मुंह चला रहा था अपना, सबसे पहले उसका गला ही काट देती है। और भाई काटते ही यहाँ पे जो दूसरा वाला रहता है ये भाई कुछ ज़्यादा ही डर जाता है और इसके वजह से वो चिल्लाता है कि तुम कमीनी ओ। और यार ये इससे पहले कुछ आगे बोल पाता तभी इसका भी एक हाथ कट जाता है और ये समझ ही नहीं पाता है कि अभी हुआ क्या। और तभी भाई हम देखते हैं जो गिल्ली रहते हैं वो इतने पर ही नहीं रुकती है बल्कि उसके बाद जाकर ये इसके ऊपर एक और हमला करती है। और यार ये हमला करने के बाद लगता है कि अब ये गिल्ली का आखिरी हमला होगा, लेकिन भाई गिल्ली तो यहाँ पर भी नहीं रुकती है। भाई लग रहा है कुछ ज्यादा ही गुस्से में, क्योंकि ये जाकर इसका दोनों हाथ काट देती है। मतलब भाई जी ने तो बस एक ही बोला था, लग रहा एक ये बोनस में ले रही है। और भाई काटने के बाद ये इसको यहाँ पर नीचे लिटा देते हैं और उसके ऊपर अपना पैर रख के एकदम पोज में खड़ा हो जाती है। और भाई इसकी आंखें देखो, भाई लग रहा है इसको ऐसे कचरे को मारने में उतना कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद हम लोग जिन को देखते हैं जो कि कहता है कि ऐसा लग रहा है तुम्हारा जो मास्टर है वह अपने ये जो दुश्मन है उसको कुछ ज्यादा ही हल्का में ले रहा है, क्योंकि शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि रन कैंडल के अंदर एक नैनी बनने के लिए तुमको कम से कम एक 7 स्टार या फिर उससे ज्यादा ऊपर का वॉरियर होना चाहिए। यानी कि यार ये जो गिल्ली है ये भी 7 स्टार से ऊपर की कोई वॉरियर है। फिर जिन कहता है कि तुम अगर सच में रन कैंडल फैमिली के एक बच्चे को मारना चाहते थे तो तुम्हें कम से कम 3-4 8 स्टार के नाइट को तो लेकर आना ही चाहिए था। इसकी वजह से इधर चिल्लाकर कहता है कि ऐसे बकवास करना बंद करो और ये तो बस तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, क्योंकि जो रन कैंडल फैमिली का राज है ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो इधर से जिन कहता है कि ये एक ऐसा चीज है जो कि मैं भी चाहता हूँ। और यार ये बात सुनकर इसके बगल में ये जो भाई जो भी कैप्टन रहता है ये भी चौंक जाता है कि ये क्या कह रहा है। लेकिन फिर जिन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि रन कैंडल फैमिली का यहाँ पे राज हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब
जिन रन कैंडल का राज करना शुरू हो। मतलब भाई ये खुद ही राज करना चाहता है। इसकी वजह से ये जो मतलब नाइट है इसके एक बार चेहरे को देखो यार, ये डरा हुआ है या फिर गुस्से में, यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि ये शायद डरा ही हुआ है इसके बातों को सुनकर। लेकिन फिर उसके बाद ये चिल्ला कर कहता है कि जीपल्स की जय हो। और तभी यहाँ पे जिन सोचता है कि अच्छा जीपल्स, और उसके बाद ये फिर बताता है कि ये जो जीपल्स है ये भी एक बहुत ही जानी मानी फैमिली है, जो कि ये इस दुनिया के दूसरे आधे भाग पे राज करती है। जो रन कैंडल्स है वो स्वॉर्ड का अल्टीमेट के पीछे भागते हैं, लेकिन उसके उल्टा जो जीपल्स है वो मैजिक के अल्टीमेट के पीछे भागते हैं। 1000 साल पहले जब रन कैंडल का जो फाउंडर है वो मर गए, उस टाइम पे जो जीपल्स हैं उन लोगों ने एक बहुत ही शर्मनाक एक वादे को लिया, जिसकी वजह से जो रन कैंडल फैमिली है उसके अंदर से मैजिक बैन हो गया। और इसी वादे की वजह से रन कैंडल्स के अंदर जितने भी अभी तक लोग हैं उन सभी के अंदर जितने भी मैजिकल एबिलिटीज हैं इस कसम के वजह से सील हो चुका है। रन कैंडल्स के लिए जो जीपल्स है वो 1000 साल के पुराने दुश्मन है। इसके बाद जिन इससे कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिर इसके पहले कौन हो सकता है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि आखिर इतना ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बस जीपल का कोई फॉलोअर हो। और फिर ये कहता है गिल्ली बस इसको यहीं पे आसपास पे कहीं पे फेंक दो, ये कुछ इंटरोगेट करने के भी लायक नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है मैं समझ गई। और भाई एक बार यहाँ पे देखो, ये इसके सर में भाई बाल पकड़े खींच के लेकर जा रही है। और उसके बाद फिर जिन कहता है कि ऑफ कोर्स जो जीपल्स हैं वो भी रन कैंडल के एक बहुत ही बड़े दुश्मन है। और यार ये यहाँ पर अभी भी घिंचा हुआ जाते रहता है और चिल्लाता है जल्दी करो और मुझे मार डालो। अब यार यहाँ पर जिनको मारने आए हुए तो यार इतना तो भुगतना पड़ेगा। फिर उसके बाद जिन यहाँ पे आगे बोलता है कि ये जो जीपल्स है ये अभी तक जो रन कैंडल्स है इसके ऊपर हमेशा हमला करते रहते हैं, और यहाँ पर आज जो हुआ ये ऐसा कोई तरीका नहीं है जो कि जीपल्स यहाँ पर काम करते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके ये जो फॉलोअर है इनके मन में जो आ रहा है ये लोग यहाँ पर आकर करते जा रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि चाहे ये कितना भी हो जाए इनका ये जो डिसगाइज था ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। क्योंकि एक ये जो मतलब इसकी गिल्ली है ये एक 7 स्टार की वॉरियर है और इसकी आंखों को भी इनके डिसगाइज ने धोखा दे दिया। रुको, मुझे ऐसा मत कहना है कि वो कमीना भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। और यार ये किस कमीने की बात कर रहा है भाई, ये अभी हमको नहीं बताया जाता है। इसके बाद हम लोग गिल्ली को देखते हैं जो क्या कहते हैं कि यंग मास्टर आपने जैसा कहा था मैंने उनका ठिकाने लगा दिया है। तो ये कहता है थैंक्स गिल्ली। और फिर उसके बाद ये कैप्टन से इधर वाला कहता है कि तुमने कहा था ना अभी अभी कि तुम ब्लैक किंग स्वेट के कैप्टन हो मुर्रे का। ये कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मतलब यार मुर्रे का भाई इसका मुरैकन से काफी ज्यादा मिलता जुलता नाम है। ऐसा लग रहा है यार जो राइटर है उसने नाम पर ज्यादा सोचा नहीं होगा। क्या यार इसके बाद जिन फिर से कहता है कि मैं यहाँ से सक्सेसफुली भाग पाया क्योंकि तुम लोगों ने उन लोगों का जो ध्यान है वो यहाँ से भटका दिया था। जैसे ही हम लोग रन कैंडल कैसल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर तुमने जो भी मदद किया मैं उन सभी के बारे में अच्छे से रिपोर्ट कर दूंगा, और जो हमारा फैमिली है वो पक्का तुम्हें बहुत ही अच्छे से रिवार्ड करेगा। प्लीज़ हमारा मदद करो ताकि हम लोग टेलीपोर्टेशन गेट को एस्टेब्लिश करके वहाँ से जा पाएँ। तो ये कहता है कि हाँ मैं अपना पूरा बेस्ट करूँगा। और ये मन में सोचता है कि ये बच्चा भले ही ये रन कैंडल फैमिली से है लेकिन ये अभी ही कैसल से बाहर यहाँ पे घूम रहा है। ये बस अभी 10 साल का ही एक बच्चा है, लेकिन ये अभी ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और इतना ज़्यादा डिग्निफाइड है। ऐसा लग रहा है कि शायद इसने अभी अभी जो कहा था, और इसको याद आता है वो बात जहाँ पे जिन ने कहा था कि मैं जिन रन कैंडल के राज करने का एरा को लाना चाहता हूँ। तो ये सोचता है कि इस बच्चे ने ये जो बात कहा था शायद वो बस कोई बच्चे का ऐसा फालतू बात नहीं था, शायद ये सच में इस बात के लिए सीरियस था। इसके बाद ये पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि तुम लोग नहीं, तुम सभी यहाँ पे ध्यान से सुनो। जब तक हम लोग टेलीपोर्टेशन गेट के पास पहुँच नहीं जाए और उसको एस्टैब्लिश ना कर ले तब तक तुम सभी ध्यान रखना कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहे हो, और कोई भी ऐसा बेकार आलतू फालतू का काम मत करना, समझ गए ना। ये बातों को सुनकर ये लोग थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या कैप्टन आप ये सब क्या बेकार की बातें कर रहे हो। एक आदमी तो कहता है कि आखिरकार हम लोग कब से इन सभी बातों के ऊपर ध्यान देने लगे। फिर वो उधर से कहता है बस चुप हो जाओ और जो मैंने कहा वो करो। और भाई एक बार इसका शकल देखो यार, ये तो अपने मन में कह रहा होता है कि जो कैप्टन है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। क्या यहाँ पे हम गिल्ली को देखते हैं जो कहते हैं कैप्टन मुरे का मेरे ख्याल से अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। ये इधर से कहता है ठीक है मैं समझ गया, चलिए अब हम लोग चलते हैं। और पीछे से इसके जितने भी साथी रहते हैं भाई ये झूठ फूट का अच्छे से हंसने का एक्टिंग कर रहे होते हैं, जो कि यार सच में बहुत ही गंदा है। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से एक साथ चलना शुरू कर देते हैं और कोई पूछता है कि क्या वो जो फेक्स थे उनको वहां पर अकेला छोड़ना सही था।
तो जिन कहता है कि हाँ ये सब सही है, क्योंकि वो लोग चाहे जिए या फिर मरे, वो लोग अपने जो साथी है उसके लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे। गुड जॉब गिल्ली, तुमने अच्छा काम किया। तो ये कहती है शुक्रिया। और मैंने उनसे पूछा था तो मुझे पता चला कि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर हम लोग एक गांव के पास पहुँच जाएंगे। जिन कहता है अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, तो हम लोग जाकर मेरे ख्याल से हमको वहीं पे रुकना होगा जब तक कि ये बर्फबारी खत्म नहीं हो जाती। फिर ये कहता है गिल्ली, तो ये इधर से कहती है यस। तो ये फिर कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है ये स्कॉट के बारे में, यहाँ पर जो भी हुआ था, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है। यहाँ तक कि खान भी, जो कि एक 9 स्टार का नाइट है, उसे भी पता नहीं चला कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था। और तुम तो बस अभी एक 7 स्टार की वॉरियर हो, तो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल काम रहेगा यहाँ पर कुछ भी अलग चीज़ को नोटिस करना। और ये वैसे भी उतना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है एक गार्डियन नाइट को ऐसा करने के लिए, तो मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर ये कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके बाद जिन सोचता है कि गिल्ली बिल्कुल पिछली बार की तरह ही है, क्योंकि जो रन कैंडल फैमिली की नैनी होती है उसका जो किस्मत है वह उसी बच्चे से जुड़ा हुआ रहता है जिसकी वो इंचार्ज रहती है। गिल्ली पिछली ज़िंदगी में भी मेरी नैनी थी, और क्योंकि पिछली ज़िंदगी में मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं था, इसकी वजह से उसको सभी लोग परेशान कर देते और उसको नीचा दिखा देते। लेकिन गिल्ली ने एक बार भी मुझे इसके लिए दोष नहीं दिया, और जिस दिन मुझे फैमिली के अंदर से बाहर निकाला गया उस दिन गिल्ली को भी मेरे साथ साथ बाहर निकाल दिया गया। लेकिन गिल्ली वो मेरे पास आकर उसने कहा, यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाई, और ये सब कुछ उसने अपना सर झुकाकर कहा। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे अभी भी सोच रहा होता है कि गिल्ली मुझे इतने अच्छे से पहले व्यवहार कर देती, इसके वजह से मैं उसके ऊपर ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहता था। लेकिन ये अभी प्रेजेंट है और ये मेरी पिछली ज़िंदगी से अलग है, इसलिए गिल्ली को भी मजबूत होना होगा। फिर गिल्ली कहते हैं यंग मास्टर मैं खुशी खुशी कोई भी सजा स्वीकार कर लूँगी, ये मतलब जो भी गलती हुई है इसके लिए। लेकिन इसके वजह से जिन चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ऑर्डर था तुम्हारे ऊपर गिल्ली, और तुम मेरी नैनी हो, इसके वजह से तुम बस एक ही गार्डियन नाइट हो जो कि मेरे पास है। अगर तुम ऐसे ही आलतू फालतू के चीज़ों पर ज़्यादा मतलब टेंशन लेने लगोगी तो इसके वजह से फ्यूचर में जो भी एस्कॉर्ट तुमको मुझे करना रहेगा उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। इसके वजह से अब मुझे ये चीज़ दोबारा कहने पे मजबूर मत करना, समझ गई ना। और ये कहते कि ठीक है यंग मास्टर मैं इसको सुधार लूँगी। और उसके बाद ये लोग सीधा चलते जाते हैं। फिर गिल्ली मन में सोचती है कि यंग मास्टर मेरे बारे में इतना ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं और ये सारे के सारे बात ये मेरे लिए ही कर रहे हैं, इसके वजह से मुझे थोड़ा मतलब खुद पे भरोसा करना होगा और मुझे ऐसा काम करना होगा जिसके वजह से इनको दोबारा चोट ना पहुँचे। और भाई एकदम एक्साइटेड होकर ऐसा सोचती है कि अब मैं यंग मास्टर के लिए अपना पूरा बेस्ट करूँगी। और फिर जिन उसको देखकर सोचता है कि चलो अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है कि अब ये थोड़ा सा ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो। यार इस वाले वीडियो का लाइक गोल है 1000 लाइक्स का। यार जैसे ही आप लाइक गोल कंप्लीट करते हो मैं वैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि यार मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कैसा लाइक करते ही आप लोगों को कमेंट बॉक्स के ऊपर एक नया हाइप का ऑप्शन आएगा, तो यार वो भी कर देना ताकि वीडियो को वायरल होने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। और यार आप लोगों का लाइक और जल्दी जल्दी कंप्लीट हो पाए ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द बना पाऊँ। तो चलो यार मिलता फिर अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी लोगों को बाय।